वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू, बधाई हो भाई साहब, मज़ा आ गया ना करें। दो दो ऑस्कर जीत कर ले आए। पहले तो ये बताओ स्टार्टिंग की वीडियो कैसी लगी है, परफॉर्मेंस कैसी लगी, ऑस्कर विनिंग। ये आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी। बेसिकली मैंने फिर इसको देखा, ये ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रही थी ये वीडियो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। पर लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, अमूल के द्वारा शानदार तरीके से ऑस्कर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से यानी कि देखिए तरीके से अवेयर किया गया, या फिर ऑस्कर जो है उसको एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया। बात की जा रही है हाथी मेरे साथी। आखिर हाथी मेरे साथी कहाँ से न्यूज़ में आ गया? यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी है हालांकि कुछ इस पर्टिकुलर जो मूवी को लेकर। जैसे ही ये ऑस्कर जीत कर आई तो कांग्रेस के जो एमपी थे यहाँ पर, जिनका नाम है जयराम रमेश साहब, उन्होंने बोला कि एलिफेंट जो यहाँ पर भी ये मूवी है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मूवी जो है इसको ऑस्कर मिला है। तो यहाँ पर बोला गया कि अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ऐसे रूल और रेगुलेशन नहीं बना पाएगी जो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एलिफेंट के लिए अनफ्रेंडली है। क्योंकि अभी यहाँ पर रिसेंटली वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर अमेंडमेंट करके कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर इसको ये क्रिटिसाइज़ किया गया कि कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो यहाँ पर ऐसे स्टेप उठाने से पहले 2-3 बार सोचेगी। पर लेकिन देखो यार, यहाँ पर हर जगह पॉलिटिक्स करना मतलब सही नहीं है, ठीक है। मतलब हर चीज़ को पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखना, एक शानदार तरीके की जीत हुई है, मतलब यहाँ पर मतलब ठीक है, कमेंट जो इन्होंने बोला वो अपनी जगह सही है। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरीके से कुछ कंपेयर करना चाहिए था। चलिए सही है, ये अलग सेलिब्रेशन है यार। उन्होंने मूवी जो बनाने वालों ने शानदार तरीके से अपनी मेहनत की है और जब हम लोग जीत कर आए हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू। 2 ऑस्कर तो आप लोगों को अपने याद रखने, एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, और दूसरा इस पर्टिकुलर मूवी के लिए द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को यहाँ पर मूवी का नाम याद रखना है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। तो ये एक ऐसी मूवी है जिसने टोटल मिलाकर 7 अवार्ड जीते। उन्हें कहते हैं कि झोला भर के अवार्ड ले गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, तो टोटल मिलाकर 7 ये अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर बोलते हैं। तो ये 95th अकेडमी अवार्ड था, यानी कि 95 सालों से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। और ये मूवी जो है शानदार तरीके से 7 ऑस्कर जो है वो यहाँ पर जीत कर ले गई। तो ये सबसे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ी बात है कि हमारे देश का बेसिकली 2 अवार्ड मिले हमारे देश को, और वो भी इस तरीके से कि फर्स्ट सॉन्ग जो हमारे देश से यहाँ पर अभी जो सिलेक्ट हुआ था ये, तो एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है इस सॉन्ग की। तो इसीलिए यहाँ पर इस सॉन्ग से रिलेटेड ये 2 इंसानों के नाम आप लोगों को बताने आज के पर्सन इन न्यूज़ में जो है इनके नाम ही है। देखता हूँ कौन कौन बताता है। वैसे आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर में। अरे दिख गया। इनके दोनों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज के पर्सन इन न्यूज़ हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। और ये जो सॉन्ग है इसलिए भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है आज की डेट में। जो नाटू नाटू सॉन्ग है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यूक्रेन की कैपिटल जो है कीव, ठीक है, तो वहाँ पर इस सॉन्ग को फिल्माया गया था। तो ये आज की डेट में यूक्रेन के अंदर आप लोगों को पता है कितनी खस्ता हालत हो रखी है, तो उसके साथ भी इसका कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैसा लगा? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे देखने को मिली यहाँ पर कि जैसे भी हमारे जो साउथ इंडिया के जो मतलब हीरो हीरोइन थे, मतलब उन्होंने कभी कहीं पर भी इसको ऐसे नहीं बोला कि ये साउथ इंडिया का अवार्ड है या फिर ये पर्टिकुलर स्टेट का अवार्ड है, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, देखने में एक तरीके से देश को कनेक्ट करने की एक अच्छी एक मुहिम है इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी। वरना कई बार कई सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को डिवीज़न करके देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक बड़ा नज़रिया दिखाता है। आप लोग देखने को मिलेगा साउथ इंडिया की जो मूवीज़ हैं उनकी कल्चर देखो आप लोग कितने शानदार तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आप लोग को एक मूवी चूज़ करने के लिए बोलूँ साउथ इंडिया की, कौन सी मूवी है जो आप लोग प्रेफर करेंगे कि भाई साहब बस दिल खुश कर दिया? वैसे तो बहुत सारी हैं, पर्टिकुलर एक चूज़ करनी है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन सी मूवी आप लोग चूज़ करते हो। तो कैसा रहा कल का दिन? पहले तो आप लोग ये बताइए किस तरीके की आप लोग की पढ़ाई चल रही है, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अपना दिन जो है जब तक आप लोग ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक ना तो ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा और ना ही आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोगों का गोल ये होना चाहिए कि भाई साहब बैठो और आज का दिन कैसा है, कैसा आप लोग लेकर चलने वाले हो, क्या क्या आप लोगों का बेसिकली प्लान है, आप लोग के टेबल पर होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था एक बार किताब एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के बारे में,
तो वो हमेशा शाम को अपनी टेबल जो है वो बिल्कुल सजा दिया करते थे कि अगले दिन जो है कौन कौन सा काम उनको करना है, और फालतू की चीज़ें जो है वो सब साफ कर दिया करते थे। कहने के लिए छोटी सी हैबिट है, ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करके देखो कि कितना मजा आएगा। सबसे ऊपर वो फाइल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे वो फाइल जो उससे कम इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से यानी कि प्रायोरिटी के साथ में यहाँ पर वो चीज़ों को रखा करते थे। इससे चीज़ें ये होती हैं कि आप लोग ज़िंदगी में सही जगह पर सही टाइम पर आप लोग रहोगे। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करो। जब इतने बड़े बड़े लीडर इंप्लीमेंट करके पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तो क्या हम नहीं कर सकते इस चीज़ को? तो इसको ज़रूर इंप्लीमेंट करो अपनी ज़िंदगी में। और अगर इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो SLV प्लानर है आप लोगों के सामने, इसका इस्तेमाल करके देखो, आप लोगों का मजा आ जाएगा। एक तरीके से आप लोग अपने आप को देख पाओगे कितना टाइम कहाँ कहाँ पर आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो। ये टेलीग्राम के ऊपर ही मैंने पिन कर रखा है, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर जो ऊपर जाओगे पिन वाले उसमें बेसिकली टैब में, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुलकर आएगा। इसके प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रखो। आप लोगों को पानी पीने तक का भी याद दिलाता रहेगा ये। तो पूरे दिन में अपनी परफॉर्मेंस को आप लोग एनालाइज कर पाओगे। यूज़ करके देखो कौन कौन इसको यूज़ कर रहे हैं। कई सारे बच्चे इसको यूज़ कर रहे हैं और वो पोस्ट भी करते हैं बेसिकली टेलीग्राम पर भी, जो आंसर राइटिंग ग्रुप में भी। हालांकि वहाँ पोस्ट मत किया करो ये चीज़ें, पर फिर भी अपने पास में रखो इसको एटलीस्ट, जो कि आप लोग सही से अपनी परफॉर्मेंस को एक तरीके से ना काउंट कर सको, ठीक है। बोला गया कि जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो हो जाना ही सब दिन एक दिन को। सबकी दिन एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, अस्थि अस्थि चरम में देह ममम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न भवभीत। ये किसने डायलॉग सुना है कि इस अस्थि चरम यानी कि जो ये हमारा शरीर है, ये हड्डी और मांस का बना हुआ शरीर से इतना प्यार है, तो ये इतना प्यार सही नहीं है यहाँ पर। और अगर इतना प्यार भगवान से होता तो आज कहीं और होते। किसके लिए बोला गया था ये श्लोक? देखता हूँ कौन इसको बता पाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं बता पाओगे तो टेंशन मत लेना, हालांकि कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई बता ही देगा राइट आंसर। नहीं बताओगे तो कल फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो ये अवार्ड है इनके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, एटलीस्ट क्वेश्चन बन जाए। और इस मूवी का भी नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि एक तरीके से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही एक शब्द है पाई। तो पाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो लाइफ ऑफ पाई मूवी देखिए, इंटरेस्टिंग मूवी है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बात की जा रही है। 14 मार्च यानी कि आज के दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और रिकग्नाइज करता है कि मैथमेटिकल जो कांस्टेंट है पाई, उसके बारे में बात करता है। आप लोगों ने देखा होगा उसको 22/7 भी हम लोग बोलते हैं। और 3.14 बेसिकली इसकी वैल्यू निकाली जाती है पाई में। यूनेस्को का 40वां जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसने डिसाइड किया था इंटरनेशनल डे ऑफ द मैथमेटिक्स इन नवंबर 2019 में। तो तब से यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना प्यारा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हो अच्छे से। एक तरीके से सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। कई सारे लोग ना रटने से परेशान रहते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। चीज़ें अंडरस्टैंड मतलब समझ में आ जाती है तो अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से बढ़ती है, और पर रटी हुई चीज़ें भूल जाता हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बोला गया कि मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, जिंदगी में बहुत काम आएगा, जोड़ घटा गुणा भाग हर जगह काम आएगा। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओके। अच्छा, मेरे माइंड से निकल जाएगा, रीजनिंग की क्लास आप लोग की होने वाली है, वो भी स्टार्ट की जा रही है। आज 3 क्लास होगी आप लोग की। 11 बजे एक क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोग की क्लास होगी बेसिकली 1 बजे, और एक क्लास होगी आप लोग की शाम को 5 बजे, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो ऐप पर आप लोगों को यहाँ पर एक क्लास मिलेगी। तो 3 क्लास आज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक छोटी सी बात जो कि यहाँ पर मुझे आप लोगों को बतानी थी, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर इंस्टॉलमेंट का भी कुछ सिस्टम है क्या इसमें? तो इंस्टॉलमेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब जिसको कोई टेंशन हो रही थी तो टेंशन खत्म है। तो इंस्टॉलमेंट का आप लोग यहाँ से इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं studyloverveer.com सर्च कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सर वेबसाइट नहीं खुल रही है, क्या दिक्कत हो रही है वेबसाइट में? .com नहीं है यहाँ पर, ये .in है। ये वाली वेबसाइट पर जाकर आप लोग कनेक्ट होइए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इस लेक्चर की PDF भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है, आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में सारी PDF, पुराने क्वेश्चन पेपर सारे जो भी UPSC के प्रीलिम्स के, जो आप लोगों को CSAT और जनरल स्टडी के, इसी के साथ में जो APFC के EPFO वाले सारे पेपर, तो यहाँ पर इसी के साथ में आप लोगों को मंथली PDF सारी यहाँ पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। पर लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कई सारे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हो कि सर खुल नहीं रहा है, तो ये खुल नहीं रहा है इसलिए क्योंकि आप लोग .com खोल रहे हो, ठीक है। तो वो अभी जो है डेड पड़ी हुई है वेबसाइट, तो उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना उसको लेकर। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर 7 मार्च की वीडियो का क्या करना है, बताया नहीं कुछ। देखो, या तो इसको ऐप पर अपलोड कर दूंगा या फिर से इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है।
जो एक तरीके से वो पोर्शन था उसको टर्मिनेट करके। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसको टेंशन मत लो, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। पीडीएफ तो आप लोगों के पास में ही है, थोड़ा सा मैं भी बात कर रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ी सोल्व आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर ये हट जाए तो देखता हूँ मैं बात करके चीज़ें थोड़ी सी सोल्व हो जाएं, ठीक है। बाकी एक ये तो चल ही रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग जिस किसने वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, क्योंकि ये नोटंकी जो चल रही है थोड़ी सी सुधर जाए तो फिर चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, ओके। तो इसका थोड़ा सा देखिए। और वेबसाइट पर जैसे आप लोग जाएंगे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने, ऐसे सेक्शन खुले हुए आते हैं आप लोगों को वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर इससे मंथली पीडीएफ हो गई, ईपीएफ हो गए, पेपर हो गए, प्रीलिम्स के हो गए, बैलेंस डाइट हो गई, सी सेट का हो गया, मंथली जो बैलेंस डाइट का जो बेसिकली वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछ लीजिएगा, 1 मिनट लगेगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी, ओके। तो ये है मैथमेटिक्स डे, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन ये थीम है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। देखिए नदियाँ जो है ना वो हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो 14 मार्च जो है वो नदियों से रिलेटेड है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को पता है लंबे समय तक हम लोग गंगा रिवर को क्लीन करने के पीछे लगे हुए हैं, पर अब तक क्लीन नहीं कर पाए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो अपनी आवाज़ उठाना, लोगों को एजुकेट करना, तो बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो बात की जा रही है कि रिवर्स यूनाइट अस, कहीं ना कहीं जो एक तरीके से नदियाँ हैं वो हम लोग को यूनाइट भी करती हैं। अगर बात करूँ गंगा रिवर किस किस राज्य से होकर गुजरती है बताइए जरा, ये पहले भी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो गंगा रिवर एक ऐसी पवित्र रिवर है हमारे देश में जिसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि उससे लोग जो है बहुत लार्ज स्केल पर लोगों का पेट भरता है, इतने सारे लोग जो है उसके साथ में कनेक्टेड थे। पुराने टाइम पर भी जब भी लोगों ने अपने गांव बसाए रहना स्टार्ट किया, आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन और अब बेसिकली सारी हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग जो है नदियों के किनारे रहा करते थे, ठीक है। ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी वह है, ये नगर जाना पहचाना सा लगता है तो जो वही वाली मूवी। तो यहाँ पर मोहनजोदारो बेसिकली, ठीक है। तो देखा होगा वहाँ भी नदियों का कितना महत्व दिखा गया है वहाँ पर। तो नदियाँ जो हैं वो लोगों को यूनाइट करती हैं, ऐसा यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे के तरीके से आप लोग समझिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और हम लोग आज की डेट में कहीं ना कहीं जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, तो लाइफ बिलो वाटर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, ये इसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ाता है। क्योंकि जो आज की डेट में आप लोग देखोगे खासकर पानी के अंदर भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलता जा रहा है। आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस किया था जब पॉलीथीन वाला चैप्टर, तो उसमें सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में याद रख सकते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है फिलहाल के टाइम पर, और बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम पर भी ये कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहाँ पर केस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज जो है क्या उसको अलाउ करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर कुछ अपना कमेंट किया गया है। हालांकि यहाँ पर पहले गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि अगर सोसाइटी में सेम सेक्स मैरिज होती है तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सेम सेक्स से मतलब समझ रहे हैं, लड़का और लड़का आपस में शादी करें, लड़की और लड़की आपस में शादी करें। तो ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही थी कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल, अगर आप लोग देखते हैं एक नेचुरल जो इंसान बच्चे पैदा करता है वो वाला सिस्टम यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो शादी का एक सिस्टम है जो एक तरीके से सोसाइटी को बांध के रखता है, जो शादी की एक तरीके से सोसाइटी में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से देखा जाता है, दो परिवारों का एक संगम के तरीके से देखा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से घटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो सरकार सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रही थी, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ ऐसा बोला जो कि यहाँ पर अभी एक तरीके से या बोल सकते हैं कि सरकार को कुछ ऐसा रिप्लाई दिया कि देखते हैं इसके ऊपर बाद में क्या होगा। क्योंकि फाइनल जो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है वो बोला जा रहा है कि 18 अप्रैल को आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ये एक ऐसा केस है जो कि आगे भी आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलने वाला है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को चीज़ें रेफर कर दी गई हैं। आप लोगों को पता होगा संवैधानिक जो मैटर होता है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि संवैधानिक बेंच देखती है। और हमारे संविधान के अंदर में जो 2 आर्टिकल है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। अभी फिलहाल एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 145 यानी कि 145वां जो अनुच्छेद है यहाँ पर, वो यहाँ पर हमारे संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना सकते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि जो संवैधानिक बेंच होगी वो मैटर देखेगी जो कि संविधान से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। जैसे ये मैटर जो है शादी विवाह की बात की जा रही है, संविधान से कैसे रिलेटेड है,
तो शादी विवाह तो डायरेक्ट आप लोग मत बोलिए कि संविधान से रिलेटेड है, पर लेकिन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21वां जो यहाँ पर बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, और यहाँ पर बेसिकली 14वां राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है और 21वां यहाँ पर बात करता है राइट टू लाइफ के क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे गियर फंस गया आते आते 21वां यहाँ पर बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ और राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो बोला ये जाता है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को, आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली हमारे देश में केस पुत्तास्वामी केस हुआ था 2017 में। तो केस पुत्तास्वामी केस जब 2017 में हुआ तो उसने ये बोला कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है और उसको आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसी में जो मैरिज है यानी कि शादी है उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी कि वो इंडिविजुअल इंसान का अधिकार है कि किससे शादी करनी है, कैसे शादी करनी है। अगर एक इंसान जो है वो शादी की एज में आ गया है तो ये उसकी खुद की जिंदगी है, वो कैसे किससे शादी करे, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। अगर कोई इंटरफियर कर रहा है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसे भी केसेस देखने को मिले। आप लोगों ने देखा रिसेंटली अभी यहाँ पर केरला का जो केस सामने निकल कर आया था। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर ये कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपस में शादी करने से रोक रहे हैं और वो सेम सेक्स के हैं यहाँ पर, तो फिर उनका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जो है हम लोग उसका हनन यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या ये सही रहेगा यहाँ पर? तो ये एक ऐसा मुद्दा यहाँ पर बन गया जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मैटर है ये एक ऐसा मैटर है जो कि जब यह बात आती है ऐसे मैटर की तो ऐसा लगता है कि एक साइड में तो सोसाइटी है और एक साइड में बेसिकली यहाँ पर रूल और रेगुलेशन है, एक साइड में एक इंडिविजुअल के अधिकार है। बिल्कुल उसी तरीके से मैटर फंसता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश के अंदर में कई बार आप लोगों ने सुना भी है उसके बारे में कि एक साइड में तो कल्चर के अधिकार आ जाते हैं कि कल्चर रिलेटेड राइट है हमारे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर में, और एक साइड में यहाँ पर आ जाता है कि फंडामेंटल राइट है कि किस तरीके से उनको लेकर चलना है। तो उनके बीच में कई बार लड़ाई हो जाती है, तो कैसे बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये काम करता है संवैधानिक जो बेसिकली एक तरीके से संवैधानिक मैटर है, ये काम करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बेंच जो है वो बनाई जाती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये केस आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी ये मैटर आगे भी आएगा, पर फिलहाल पूरा मुद्दा क्या है वो आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के बारे में। तो कोई भी डाउट इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। सरकार तो वही बोल रही है, सरकार ये बोल रही है कि देखिए आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, तो मैरिज जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि दो परिवारों को साथ में लाकर जोड़ता है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा शादी करने जा रहे हैं, पहले एक देखने आ रहा है, फिर दूसरा, फिर मतलब सब देखने आ रहे हैं, उसके बाद में कैसे कैसे अंगूठी और सगाई बगाई सारी चीज़ें आगे चलती हैं। तो पूरा सिस्टम होता है यहाँ पर, ऊपर से यार दोस्त भी आकर बारात में मजे लेते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारी रिचुअल्स, बहुत सारे कस्टम्स, बहुत सारी प्रैक्टिस होती हैं। तो सोसाइटी की वैल्यूज जुड़ी हुई हैं इसके साथ में। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे दो लड़के या फिर दो लड़की को हम लोग आपस में शादी करने के लिए अलाउ कर दें तो उस इंस्टीट्यूशन का जो बेसिकली मजाक बनता हुआ नजर आएगा। ये सही नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी वैल्यू खो दे। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। अब आप लोग एज ए इंडिविजुअल यानी कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है या फिर सरकार सही कह रही है, आप लोग किसके पाले में जाएंगे? ए सुप्रीम कोर्ट और बी है सरकार। तो आप लोग अपना बेसिकली आंसर दीजिए, देखता हूँ आप में से कौन जो है वो क्या क्या आंसर देता है। इंटरेस्टिंग लगता है जब आप लोग आंसर देते हो, मजा आता है जब पढ़ता हूँ मैं उनको। तो आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। एक और छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई यहाँ पर, और कई सारी इसके ऊपर बेसिकली वीडियोस बनी, बहुत सारा इशू हुआ। पर लेकिन ये वीडियो जो है मैंने पता नहीं क्यों मतलब मन नहीं किया इसको कवर करने का। रीज़न क्या था? रीज़न मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार कि एक तरीके से ना जो नहीं, एक तरीके से कहीं लड़ाई होगी उसके बारे में और बातें कर रहे हैं, और लड़ाई होगी और लोग बातें कर रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहार के जो लोग थे उनको पीटकर जो है वहाँ से भगा दिया गया। तो इसकी वजह से और ज़्यादा लोगों के अंदर में रोष आता है कि यार ऐसा कैसे कर दिया। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना था महाराष्ट्र के बारे में, सेम कुछ ऐसी इशू यहाँ पर निकल कर आया था। तो कई बार कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ रहती है, मुझे पता है कि एग्जाम में तो आनी जानी है नहीं है, पर लेकिन इसको सुनकर लोगों के मन में खटास जरूर पैदा हो जाती है कि हाँ यार देश के अंदर में ऐसा कैसे हो गया, इन लोगों को कैसे कर दिया। तो कई बार इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो और ज़्यादा खटास पैदा न करें। तो इस तरीके से कई बार ऐसा करना चाहिए कि हाँ इन चीज़ों को ज़्यादा ना तो डिस्कस किया जाए ना शेयर किया जाए। अगर कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट कहीं पर हो भी गया तो एक मैच्योर इंसान की निशानी यही है कि उस पर ज़्यादा डिबेट डिस्कशन न करें। पर लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। न्यूज़पेपर मीडिया जो है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, और फिर कई बार रियलिटी तो कुछ और होती है और उसके पीछे कहानी कुछ और बन जाती है। लोगों को जो परोसा जा रहा है वो कुछ और होता है, पर रियलिटी कुछ और निकल कर आती है। तो बताया यही जा रहा है कि जो वीडियो अभी यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर को बेसिकली भगाया जा रहा था
तमिलनाडु के अंदर से, और वो सब चीज़ें थी यहाँ पर, उनको मारा पीटा जा रहा था। वो बोला जा रहा है कि वो फेक थी। यहाँ पर पुलिस ने बोला कि वो शूट की गई थी पटना के अंदर में, यानी कि तमिलनाडु के अंदर में लोगों को पीटा जा रहा है। उस वीडियो के अंदर में ये दिखाया गया है। इन रियलिटी वो वीडियो तमिलनाडु की थी ही नहीं। पुलिस खुद बता रही है कि वो जो वीडियो थी वो पटना की थी। पटना के अंदर में यहाँ पर वो वीडियो जो है वो शूट की गई थी यहाँ पर, और फेक न्यूज़ यहाँ पर फैलाई गई। बिहार के एक इंसान को यहाँ पर अरेस्ट भी कर लिया गया है झारखंड के अंदर में, जिसकी हरकतें जो है वो सामने निकल कर आई है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक स्पेशल टीम के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट किया गया, नाम है इसका प्रशांत कुमार। 32 साल का इंसान है, 32 साल का खागड़ हो गया है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, फेसबुक सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। ये बिल्कुल घटिया तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करो अपनी ज़िंदगी जो है वो कभी भी इस तरीके के मुद्दे में पढ़कर कभी बर्बाद मत करो। एक तो ऐसी चीज़ें शेयर मत करो। शेयर वही चीज़ें करो या तो किसी को ज़िंदगी में इंपावर करती हो, या फिर किसी को ज़िंदगी में मोटिवेट करती हो, या फिर किसी को ज़िंदगी में गाइड करती हो। इसके अलावा कोई इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें शेयर मत करो जिससे सोसाइटी में एक नेगेटिव माहौल बनता हो। ये आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते यार इतनी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ कुछ गलत चीज़ हो रही हो उसको हम लोग रोकें अपने आसपास में। अगर इतना भी नहीं करे तो कैसे भारतीय नागरिक यार, इससे तो मतलब ना होना ही फिर अच्छा है। क्या फायदा रह गया उस इंसान का कि जो गलत, देखो ये एथिक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। गलत को अगर आप लोग बेसिकली एक तरीके से रोकते नहीं हो तो इसका मतलब आप भी गलती कर रही हो, ठीक है, मतलब कर रहे हो। तो ये एथिक्स का भी एक इशू यहाँ पर बन जाता है। फेक न्यूज़ फैलाना इस तरीके से कितने हद तक समाज के ऊपर में एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आता है। फेक न्यूज़ को लेकर बड़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में एक सदमे में है कि कैसे फेक न्यूज़ को जो है टैकल किया जा सके, क्योंकि एक सोसाइटी में जो सौहार्दपूर्ण माहौल होता है जरा सी देर में उसको बिगाड़ देता है। दूसरे लोगों के बीच में एनिमिटी हो जाती है, दुश्मन शत्रुता हो जाती है यहाँ पर, और ये बिल्कुल खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है कई बार। तो बताओ जरा सी चीज़ ने यहाँ पर पूरे देश के अंदर में क्या माहौल बना के रखा, और वो ना खोदा पहाड़ और निकली चुइयाँ, वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कतई ही एक गलत तरीके की घटिया एक मनोवृत्ति आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है नासा के बारे में। नासा क्या है ये जैसे हमारी कंट्री की इसरो है एक स्पेस की एजेंसी, ऐसे ही यूएसए की स्पेस की एजेंसी है नासा। दुनिया में बड़ा नाम है इसका, पर लेकिन हमारी कंट्री की जो इसरो है उसका भी कम नाम नहीं है, वो भी यहाँ पर टक्कर देती है आज के डेट में नासा को। तो नासा जो है उसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर आर्टेमिस। तो ये फर्स्ट आर्टेमिस के नाम से प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है इसका ये मून के लिए है। यानी कि जो मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखा रहा था, जो कि मून के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, तो उसी मून के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आप लोग यहाँ पर मून के बारे में बातें कर रहे हैं। 1 सेकेंड, ओके। तो ये तो हमारी पृथ्वी, और आप लोगों को पता है पृथ्वी के आसपास में कौन घूमता है, वो आप लोगों को मून दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं आधे भाग पर रोशनी है और आधे भाग पर आप लोगों को अंधेरा नजर आएगा। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में अंधेरा है तो हमारे यहाँ पर दिन निकला हुआ है, ठीक है। तो ये जो मून मिशन है ये अभी यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च करने की बात की जा रही थी, तो रिसेंटली अभी यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, कुछ और मिशंस के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों का ये बन जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर जब हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी एक अच्छा एरिया है जो कि अक्सर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, जब कोई भी इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं कि हाँ चांद पर किसी चीज़ को भेजना है, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम आप लोग उस चीज़ को चांद पर भेजते हैं। ऐसे पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में चीज़ें स्टार्ट होती हैं और एक पर्टिकुलर लूप के थ्रू ऐसे होती हैं यहाँ पर जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो एक जगह पर यहाँ से पहुँचती है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ यूएसए के यहाँ से, तो इस तरीके से चलेगा यहाँ पर, ये इस तरीके से घूमता हुआ यहाँ पर और फिर इस तरीके से यहाँ पर निकलता हुआ, कुछ इस तरीका आप लोगों को यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ये आर्टेमिस जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर नासा का, ये पूरा कैसे कैसे लॉन्च किया जाना है वो वाली पिक्चर आप लोगों में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मतलब साइंटिस्ट बना रहा हूँ आप लोगों को डायरेक्ट, ठीक है। तो ये साइंटिस्टों वाली बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर। इस मिशन के बारे में इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? आप लोगों ने अक्सर एक इंसान का नाम सुना होगा कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था, तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब। इनके द्वारा बहुत पुराने टाइम पर, यहाँ पर शायद हम में से कोई पैदा भी ना हो उस टाइम पर, 1972 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 1972 में इनके द्वारा ये बेसिकली देखने को मिला था कि यहाँ पर ये जो मिशन था लास्ट फ्लाइट थी यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर चांद पे कदम रखे गए थे। ये जो फर्स्ट जो ह्यूमन थे यहाँ पर जिनके द्वारा चांद पे कदम रखे गए थे, इसीलिए यहाँ पर कई बार बोलते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को जिंदगी में रेस में सबसे आगे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले इंसान को तो याद रखते हैं कि पहला इंसान कौन था, सेकंड इंसान को कोई याद नहीं रखता है। बताइए, पहले तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे,
दूसरे इंसान कौन थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। तो ये इंपॉर्टेंस होती है फर्स्ट और सेकंड की। आज की डेट में भी अगर मैं आप लोगों से पूछूं यूपीएससी के अंदर में फर्स्ट रैंक किसकी है तो आप लोग बता दोगे 1 मिनट में किसकी है। सेकंड रैंक अगर पूछूं तो आप लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे, ठीक है। अब पर मतलब कहने का ये है कि एक तरीके से मैक्सिमम लोग जो हैं वो फर्स्ट इंसान को याद रखते हैं। तो यहाँ पर चांद का जो अपोलो मिशन था, इसका नाम है अपोलो मिशन। अपोलो प्रोग्राम यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पर दुनिया को चौंका दिया गया था इसकी एजेंसी नासा के द्वारा, जिसको नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जो इस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट छोड़ा गया था। तो वो प्रोजेक्ट छोड़ा गया था 1972 में और अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ 2022 में। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के 50 साल बाद में छोड़ा जा रहा है। तो यानी कि एक तरीके से इसलिए भी यहाँ पर ये न्यूज़ में है कि 50 साल बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर नासा फिर से छोड़ने जा रहा है जो कि यहाँ पर उसके द्वारा छोड़ा गया था 1972 में। तो इसलिए भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि हाँ ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मून के लिए यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर अभी अगस्त के महीने में यहाँ पर इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है, यहाँ पर ये कैनेडी स्पेस सेंटर है यहाँ पर फ्लोरिडा के अंदर में, वहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है। जैसे हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इसरो के प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो नॉर्मली कोई भी आप लोगों से पूछे तो आप लोग 1 मिनट में बोल दोगे कि यहाँ पर श्री हरिकोटा से हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। जिस रॉकेट में ये इस मिशन को मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम को फेंक के आने वाले हैं चांद के ऊपर, वो होगा SLS रॉकेट और जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है ओरियन, ठीक है, ORION। तो उस स्पेस क्राफ्ट में यहाँ पर जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा USA के अंदर से यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका सिस्टम होगा जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक जो सिस्टमेटिक वे में चांद की जो है स्टडी करने वाला है। तो ये पर्टिकुलर कई सारे ऐसे सिस्टम जो होते हैं अलग अलग कंट्री के, उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कई बार तो आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है कि मैच करो इसके बारे में कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो किस कंट्री का है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल जो है हमारी कंट्री के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अभी फिलहाल हम लोग बात करें इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे वहाँ पर एटमॉस्फेयर है उसके बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा स्टडी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी ये प्रोजेक्ट जो है अभी न्यूज़ में है पर लेकिन आगे ये लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में और भी बातें अभी आगे जानने को मिलेगी। पर लेकिन कुछ ऐसी हिस्ट्री जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस किस इंसान ने चांद पर कब कब मिशन भेजे। तो ये इस तरीके की बातें हैं जिसके बारे में आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करें 1959 में सोवियत यूनियन, ठीक है, तो उसका लूना 1 और 2 था जो कि फर्स्ट रोवर था जो कि चांद के ऊपर जाकर उतरा। इसीलिए कहते हैं कि कोल्ड वार के टाइम पर जब यूएसए और यूएसआर आपस में लड़ रहे थे तो उसमें एक ये भी एरिया था कि कौन यहाँ पर स्पेस में सबसे पहले अपने पैर जमाएगा। फिर यहाँ पर जब इनका मिशन ऑलरेडी पहुंच गया तो यूएसए को लगा यार हम तो पीछे रह गए, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो यूएसए ने फिर स्टार्ट किया अपना मिशन स्पेस के लिए। तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर ये दोनों थे सिस्टम मिलकर गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर अपोलो 11 मिशन इसका नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एडविन बुश भी थे यहाँ पर, एल्ड्रिन जो कि यहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन बने जो कि चांद पर उतरे, ठीक है। आफ्टर 1969 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो हैं वो सरफेस पर घूमे यहाँ पर, ये बात की जाती है अंटिल 1972 तक, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर यूएसए के द्वारा रिज्यूम किया गया लूनार एक्सप्लोरेशन यानी कि चांद की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए रोबोटिक मिशन। ये कई सारे मिशन है इनके, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में कि ये कैसा मिशन है और ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर जब पूछे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मिशन जो है किस तरीके का है। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रोबोट वगैरह कई बार भेजे जाते हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियर ईंधन से चल रहा है या सोलर सिस्टम से चल रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि माइन्यूट इन्फॉर्मेशन कई बार क्वेश्चन आप लोग का गलत करा जाती हैं। इस स्लाइड को देखकर ये मत सोचने लगना यार इसमें इंडिया का तो है ही नहीं है, इंडिया का मैं आप लोगों से अलग से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी एक काफी बड़ा योगदान है दुनिया को चांद का रास्ता दिखाने में। और यहाँ पर सबसे पहले चांद के ऊपर पानी था ये हमारी इसरो ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो इसके बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो मिशन है ये दुनिया के है, अपने बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो मिशन था यहाँ पर इसका नाम था यहाँ पर क्लेमेंटाइन, ठीक है। तो क्लेमेंटाइन मिशन और इसी के साथ में लूनार प्रोस्पेक्टर ये 1990 की बात की जा रही है। 2009 में यहाँ पर जो लूनार रिकॉन्सेंस, ठीक है, ऑर्बिटर LOR और इसी के साथ में लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन और जो सेंसिंग सैटेलाइट भेजा गया जिसे LCROSS, ठीक है। तो ये बोला गया नासा के द्वारा। फिर यहाँ पर स्टार्ट किया गया आर्टेमिस जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं।
तो ये अभी स्टार्ट किया गया पर लेकिन लॉन्च किए जा रहे हैं अब, यानी कि जब कोई मिशन लॉन्च करना होता है तो कई साल पहले उसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है, अगर आप लोगों को प्रॉपर वे में आगे लेकर चलनी है तो एक टाइम से पहले ही आप लोगों को चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा लगभग 1.5 से 2 साल आप लोगों का एक प्रोसीजर कंप्लीट होने में लगता है। फॉर्म निकलने के बाद में उससे पहले तैयारी करनी है, फिर यहाँ पर फाइनल इंटरव्यू होने के बाद में उसके बाद में मेरिट लगती है, सब चीज़ें एक पूरा 1.5 साल पूरा प्रोसीजर आप लोगों का यहाँ पर खपता है इसके अंदर में। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि पुराना ढंग से क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, जो आप लोगों को रास्ता दिखाएं कि कैसे आप लोगों को अपना मिशन लॉन्च करना है। तो ऐसे यहाँ पर काफ़ी लंबे समय पहले ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ग्रेविटी रिकवरी और इसी के साथ में यहाँ पर इंटीरियर लेबोरेटरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चाइना का जो है यहाँ पर 2 रोवर है यहाँ पर सरफेस पर, जो अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिले 2019 में, जो कि यहाँ पर फार साइड पर लैंड किए, यानी कि अब तक जो थे वहां पर उस साइड पे लैंड कर रहे थे जो कि पृथ्वी से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर अपनी पृथ्वी हो गई और यहाँ पर चांद हो गया, तो हम लोगों ने जाकर यहाँ पर अपना एक तरीके से पंडाल लगा लिया, बैठ के अपना पार्टी कर रहे हैं। पर लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना यहाँ पर गया, कहा कि मैं वहां पर जाकर अपना पंडाल लगाऊंगा, यहाँ पर पार्टी करेंगे, यहाँ पर केक काटेंगे हम लोग जाकर। तो ये फार साइड का जो प्रोजेक्ट था ये चाइना का था दुनिया में पहली बार, तो इसलिए भी यहाँ पर इसकी कई सारी बातें के ऊपर चर्चा होती है। ठीक है, तो ये तो थी दुनिया की कहानी जो कि मैंने आप लोगों को सुनाई अपनी जुबानी। अब बात करते हैं इसरो की महान गाथा। हमारी कंट्री भी कोई पीछे नहीं है। 2007 में हमारे द्वारा यहाँ पर शानदार मिशन छोड़ा गया रसिया के साथ मिलकर, यानी कि इसरो हमारी कंट्री की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रसिया की रोस्कोसमोस के साथ में मिलकर म्यूचुअल कोऑपरेशन में, म्यूचुअल होता है कि मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर हमारे द्वारा ये मिशन छोड़ा गया और कंफर्म किया गया कि पानी है चांद के ऊपर। इससे क्या होता है, जब इंसान को पता चल जाए कि यार यहाँ पर पानी है तो फायदा उससे ये होता है कि इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जहां पर पानी होगा वहां पर जीवन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कई सारे एविडेंस यहाँ पर लाए उसके बारे में, लावा का फ्लो वहां पर हो रहा है, लूनार के सरफेस के ऊपर किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स जो एक्टिविटीज देखने को मिलती है, फोल्ड्स और फ्रैक्चर्स जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इंटीरियर टेक्टोनिक्स के बारे में यहाँ पर बात की गई। यानी कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 2007 में छोड़ा गया। 2007 में जो चंद्रयान मिशन यहां पर छोड़ा गया इसरो का, तो इसके बाद में फिर रिसेंटली अभी हम लोगों ने चंद्रयान 2 छोड़ा। चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 1 में क्या डिफरेंस था, चंद्रयान 1 जो था वो ये कर रहा था कि चांद के पास में जाके उसके ऑर्बिटर में घूमेगा आराम से हमारा ग्रह, उसके हमारा सैटेलाइट, और उसके बारे में यहां पर स्टडी करेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है चंद्रयान 2 के बारे में, हम लोगों ने कोशिश की थी कि सॉफ्ट लैंडिंग करा दी जाए। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, मान लीजिए आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों का जो घर है वो 2 माले का घर है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 माले का घर है यहाँ पर, एक तो माला ये हो गया और मतलब 3 माले का लगा लो चलो आप लोग, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये सेकंड और ये थर्ड। आप लोग यहाँ थर्ड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कोई बेसिकली यहाँ पर एक गद्दा है और वो गद्दा जो है आप लोगों को फेंकना है नीचे, ताकि आप लोग उसको बाहर ले जाएं या फिर जो भी आप लोग उसका इस्तेमाल करना है। एक तो आप लोगों ने गद्दा फेंक दिया और धड़ाम आकर यहाँ पर पड़ा सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक तो वो तरीका है, वो तो गद्दा था। पर लेकिन अगर मैं यहाँ से बोलने लगूँ कि आप लोगों को यहाँ से रेफ्रिजरेटर फेंकना है तो क्या होगा, उसकी खस्ता हालत हो जाएगी, वो रेफ्रिजरेटर जो है बेसिकली डब्बा बन जाएगा। पर लेकिन अगर बोले कि वो रेफ्रिजरेटर लटका कर आराम आराम से छोड़ना है और आकर जमीन पर रख जाएगा वो, ठीक है, तो ये हार्ड लैंडिंग होती है कि जाकर टकराए, और ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग की जहां पर है वहां पर जाकर रखा जाए, ठीक है। तो जब यहां पर चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया तो उसमें हम लोग को सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, पर लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग वहां पर नहीं करा पाए क्योंकि हम लोग इतने प्रिसीजन वे में यहाँ पर काम नहीं कर पाए और हार्ड लैंडिंग वहां पर हो गई, यानी कि हमारा टप्पा खाया, जैसे कि गेंद टप्पा खाती है ऐसे हमारा प्रोजेक्ट वहां पर जाकर टप्पा खाया, और यहाँ पर जो इसका पर्टिकुलर सिस्टम था जो लैंडर का, वो लैंडर यहाँ पर टूट गया, यानी कि लैंडर के अंदर आप लोगों को रोवर देखने को मिल रहा था जो कि यहाँ पर टूट गए, और हमारा आधा मिशन सक्सेसफुल हुआ जो कि ऑर्बिटर, यानी कि पहले यहाँ पर सिस्टम में एक तो ऑर्बिटर था जो कि चांद के ऊपर चारों ओर साइड में चक्कर लगाएगा, वो तो काम कर रहा है आसानी से, पर लेकिन जो लैंडर था जो कि जमीन पर जाकर लैंड करेगा, और रोवर जो था जो कि जिसका नाम प्रज्ञान दिया गया कि वो सरफेस पे जाकर घूमेगा, तो वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए, उसके फरकच्चे उड़ गए। तो याद रखिएगा इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। लैंडर का नाम विक्रम दिया गया था, विक्रम साराभाई के नाम पर, इसी के साथ में रोवर का नाम जो दिया गया था उसका नाम प्रज्ञान दिया गया था, तो रोवर प्रज्ञान, और इसी के साथ में इसके अंदर था विक्रम, जो विक्रम लैंडर के अंदर था रोवर प्रज्ञान। तो ये हमारा जो मिशन था ये यहाँ पर हाफ सक्सेस यहाँ पर हालांकि बोला गया, पर लेकिन फिर भी एक अच्छी ट्राई आप लोग बोल सकते हैं इसरो के द्वारा जो यहाँ पर की गई। और ये इंडिपेंडेंट तरीके से जब कोई इंसान ट्राई करता है तो वो सैल्यूट करने वाली बात होती है, ना कि पीछे हाथ खींचने वाली बात। इसरो के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो लूनार मिशन ये चंद्रयान 3 अभी यहाँ पर इसके लिए हम लोग तैयार हो गए हैं।
जैसे ही यहाँ पर सेकंड हुआ था तुरंत यहाँ पर थर्ड के बारे में हम लोगों ने बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि हवा में कोई भी स्पेस का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च नहीं किया जाता है। जरा सी चीज़ों में सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप लोग ये सोचो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर। मान लीजिए एक फ्लाइट में आप लोग आ रहे हैं और आप लोग जो है यूएसए से इंडिया के अंदर कोई फ्लाइट है उसमें आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आप लोग चल रहे हैं पर्टिकुलर एरिया से यूएसए से, ठीक है। आप लोग यूएसए से आए यहाँ पर, एक कहाँ गया यूएसए, गायब हो गया भाई ये है यूएसए, ठीक है। तो यूएसए से आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों को इंडिया के अंदर आना है, यानी कि यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री हो गई। पर लेकिन सोचो अगर यूएसए से अगर जरा सा भी उसका नोक जो है उसका जहाज का हल्का सा इधर को मुड़ जाए इधर के कंपेयर में, तो आप लोग सीधे जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाकर उतरोगे। तो यानी कि जरा सा एंगल भी चेंज होने से जो हवाई जहाज की जो जर्नी है वो कहीं पर से कहीं पहुंच जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सोचो कि कितना शानदार तरीके से चीज़ों को जरा सी माइन्यूट चीज़ों को काउंट कर यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है जब वो वहाँ पर पहुँचता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या क्या देखा हम लोगों ने कि कौन सा मिशन यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में बात की। इसी के साथ में अपोलो मिशन के बारे में भी हम लोगों ने कुछ यहाँ पर बातें कर ली जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दुनिया में कौन कौन से मिशन है, हमारी कंट्री के कौन कौन से यहाँ पर मिशन आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो ये थी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। भी कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने से आप लोगों से पीछे नहीं हटती है। तो साइंस एंड टेक से कई सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है कैसेनी जो बेसिकली हाइगेंस। तो कैसेनी हाइगेंस के बारे में बात की जा रही है। स्पेस क्राफ्ट है यहाँ पर, ये सारे स्पेस क्राफ्ट हैं और इसके सामने पर्पज था, इनका वो पर्पज बोला गया है। तो तीनों को मैच करना है और सही आंसर आप लोगों को बताना है। जैसे कैसेनी हाइगेंस जो है यहाँ पर ये वीनस के लिए था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो एक तरीके से शुक्र बोल सकते हैं। तो शुक्र के बारे में यहाँ पर बात करने की बात की जा रही थी और इसी के साथ में अर्थ के बारे में भी डेटा इकट्ठा करने की बात की गई। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है किसकी स्पेस एजेंसी के प्रोजेक्ट थे, ठीक है। इसी के साथ में मैसेंजर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये था किसके लिए, ये था मरकरी, यानी कि एक तरीके से बुध ग्रह के लिए, ठीक है। तो मरकरी के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा विएजर, ठीक है। तो ये जो था फर्स्ट और सेकंड था यहाँ पर, ये सोलर आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने की यहाँ पर बात की गई, ये बोला गया है। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोगों को बताना है। इससे यहाँ पर ये ऐसे नहीं कि अभी पूछ ले गए आगे नहीं पूछे जाएंगे। यूपीएससी क्या करती है, कई बार टॉपिक आप लोगों से रिपीट कराती रहती है, ठीक है। तो टॉपिक अगर आप लोगों का क्लियर हो गया तो इसका मतलब है कि कई सारी चीजें जो हैं वो आप लोग क्लियर होगी। तो टॉपिक पर आप लोगों का फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ओके। आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इसका है बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, बाकी की दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो मिशन था ये सैटर्न के लिए था, यानी कि शनि ग्रह के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो मिशन था यहाँ पर नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली की स्पेस एजेंसी के द्वारा ये प्रोजेक्ट यहाँ से लॉन्च किया गया था। इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में, इनकी स्पेस एजेंसी के नाम आप लोगों को बताने, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है। और होमवर्क जो है मैंने आप लोगों को दिए थे, तो कई सारे बच्चों ने अच्छे से होमवर्क कंप्लीट किया, अच्छा लगा मुझे। और मुझे तो अच्छा लगा ही लगा, जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया उनके द्वारा बोला गया सर हमको काफ़ी अच्छा लगा होमवर्क कंप्लीट करके। क्योंकि जब कोई काम आप लोग टारगेट दिया था ना और आप लोग उसको अचीव कर लेते हो, तो आप लोगों की बॉडी के अंदर एक अच्छी सी एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलेगी और वो अप्रिशिएट करेगी आप लोगों को कि हाँ आप लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। तो इसलिए हमेशा आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा एक आर्टिकल विद क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लिया। तो आज कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर भी अब आप लोगों को देने, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्नाटका जो है उसके अंदर अभी जो आयरन ओर है, आयरन ओर मतलब जहां से लोहे का जो बेस निकाला जाता है या फिर रॉ मटेरियल बोलो आप लोगों को निकाला जाता है, कच्चा लोहा निकाला जाता है, उसमें जो बेसिकली काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो आयरन ओर थी उसका जो अभी यहाँ पर उसके अंदर से जो खनन होता था वो बंद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर लिमिटेड कर दिया था। अब से फिर से उसको बढ़ाया जा रहा है। रीज़न क्या है अभी उसके बारे में बात करेंगे। कर्नाटका जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाके बोलता है मोटा भाई हमारे बच्चे जो है भूखे मर जाएंगे, अगर आप हमारी जो बैन लगा रखा है हमारे यहाँ पर खनन के ऊपर, अगर उसको अलाउ नहीं करोगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी नहीं। तो इसकी वजह से मोटा भाई होगा क्या, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम लोग जॉब नहीं दे पाएंगे, और उनको जॉब नहीं दे पाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें और भी आने वाली है ज़िंदगी में। वैसे ही कोविड-19 की वजह से जो है हम लोग अब तक उभर नहीं पा रहे हैं। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई और उसकी वजह से दिक्कतें हो गई हैं। तो मोटा भाई यार थोड़ा सा रिलैक्स दे दो। मोटा भाई को लगा कि बात तो यार सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो मोटा भाई ने सोचा कि ठीक है कुछ करते हैं। तो उसी के चलते अभी क्या किया गया मोटा भाई के द्वारा यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि लोगों को जॉब भी मिले, तो यहाँ पर जो एक प्रतिबंध लगा रखा था वो प्रतिबंध हटा दिया है। मतलब कंप्लीटली नहीं हटाया, लिमिटेड एक तरीके से थोड़ा सा अलाउ कर दिया है।
पहले 28 जो मिलियन मीट्रिक टन था उसको 35 कर दिया है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर बालारी वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कुछ रीजन में इनके द्वारा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये हो गया यहाँ पर चित्रदुर्ग, इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा तुमकुरू। तो ये पर्टिकुलर रीजन में जो 7 था रीजन यहाँ पर, इसको बढ़ाकर 15 कर दिया है, ताकि थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाए। तो मोटा भाई ने अपना काम कर दिया, पर लेकिन जो भी चीज़ें की जाती है ना यार, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम क्यों किया, मोटा भाई ने ऐसा काम क्यों किया कि आप लोगों का जो इस तरीके से काम चल नहीं रहा है, और यहाँ पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। तो कोई ना कोई बदतमीजी काटी होगा ना जो मोटा भाई को पसंद नहीं आई, तो मोटा भाई ने इसलिए आप लोगों के ऊपर बैन लगा दिया। तो इसीलिए यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है कि जो बदतमीजी काटी है अब वो बदतमीजी रिपीट नहीं होनी है, ठीक है। तो एक तो बदतमीजी रिपोर्ट नहीं होनी है, पॉइंट नंबर 1। अब जितना अलाउ किया जा रहा है उसको आप लोगों को ढंग से एंजॉय करना है, ठीक है। यानी कि उन चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को लेकर चलना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये बैन लगाया गया था, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय की बात है। पुराने समय मतलब 2010 की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, यहाँ पर जो माइनिंग कंपनी थी यहाँ पर उसको शट डाउन कर दिया था, और सीबीआई को यहाँ पर ये केस पहुंचा था। तो सीबीआई ने इनिशिएट किया था, इसके चलते फिर यहाँ पर 2 लोकायुक्त के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद में पता चला कि लगभग 700 के करीब गवर्नमेंट ऑफिशियल भी यहाँ पर इसमें संलिप्त पाए गए थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, जो कि इलीगल माइनिंग स्कैंडल चला रहे थे। तो जब ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, अब क्या ही बोले। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये तो पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद है, यानी कि एक तरीके से ना बोले कि ये पूरा परिवार ही मतलब एक तरीके से अलग डायरेक्शन में चल रहा है, इनको तो कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो पूरा परिवार मतलब पूरे का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हुआ बैठा है। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसको बोला गया यहाँ पर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, मतलब एक तरीके से सेंट्रल एम्पावरमेंट या फिर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और उस रिपोर्ट के बेस पर यहाँ पर बोला गया कि भाई साहब इन्होंने तो अत की मचा रखी यार, इतनी खुदाई तो चूहे भी नहीं करते जितनी खुदाई इन्होंने इलीगल तरीके से कर रखे हैं। चूहे कहीं पर जब मुझसे है ना, कहीं पर ये छेद खोलकर किधर से किधर निकल जाते हैं। तो वही बातें देखने को मिली सुप्रीम कोर्ट को। तो इनके द्वारा इलीगल तरीके से जो अत की मचा रखी थी वहाँ पर, तो उसको फिर इनके द्वारा लिमिट कर दिया गया कई जगह, और उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने टोटल मिलाकर 2012 के करीब यहाँ पर ये कैटेगरी बना दी। तो इसमें कैटेगरी इनके द्वारा कई सारी कैटेगरी बनाई, लगभग 18 कैटेगरी। तो 18 कैटेगरी जो बनाई उनको A B C D करके इन्होंने नंबर दिया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इनको वैसे तो समझ में नहीं आएगा, तो इनको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। ABCD तो कम से कम आती होगी सबको। तो A का मतलब है काफ़ी अच्छी, यहाँ पर खनन जो है उल्टी सीधी हरकतें काफ़ी कम हो रहा है। B का मतलब थोड़ा हो रहा है। C का मतलब इस तरीके से इन्होंने इसको नंबरिंग दे दी। तो अभी यहाँ पर उसी कैटेगरी में इनके द्वारा काम किया जा रहा है कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, तो उसको लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं थोड़ा सा यहाँ पर कवर करूँगा, जो कि बैकग्राउंड है, टॉपिक के अंदर नहीं है, वो एक्स्ट्रा है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। कोई आप लोगों से पूछ ले जो आयरन ओर होती है वो कितने तरीके की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को, और ये जो तरीका होता है इसके बेस पर जो हम लोग चेक करते हैं, तो कैसे पता चलता है कि इसके अंदर कितना माल है, माल मसाला कितने, ठीक है। उन्हें मतलब मूवी में आप लोगों ने देखा, और पाउडर लेके आया, कितने खोखे लेके आया, ठीक है। तो खोखे में कितना माल है, तो माल आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर सिडराइट हो गया, और यहाँ पर लेमोनाइट हो गया। तो ये एक ही परिवार के अलग अलग 4 लोंडे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो लोंडा है ये पहले IIT क्लियर किया इसने, और उसके बाद में UPSC क्लियर किया, और भाई साहब जो है जिंदगी से कलेक्टर के मजे ले रहा है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो है इसने अपना स्टेट PCS क्लियर कर लिया, और स्टेट PCS क्लियर करके ये भी अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। तीसरे वाला जो है ये भाई साहब जो है ये SSC क्लियर करके ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है। और चौथे वाला जो है यहाँ पर ये हो सकता है कि इसने ये तो पुलिस वगैरह कोई एग्जाम निकाल लिया, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जॉब नहीं लगी। ये उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोगों को जो मैंने बताया, इन्होंने जितनी मेहनत करी उसके बेस पर इनको जॉब मिल गई। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कितनी मेहनत करने पर कितनी जॉब मिलती है। यानी कि एक इंसान जो है अगर वो डेली दौड़ रहा है, उसको अपना वेट कम करना है, तो वो डेली रनिंग कर रहा है, तो रनिंग करते करते उसका वेट कम होगा। एक ऐसा है कि कुछ कम दौड़ रहा है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो पता चलेगा। तो एक IAS है, आप शादी में जाओ और वहाँ पर पता चले एक दूल्हा है, उसकी शादी हो रखी है, उसका दोस्त IAS है, वो आ गया वहाँ पर, बस अब दूल्हे की इज्जत फीकी पड़ जाएगी। जैसे IAS आएगा वहाँ पर सब बोलेंगे अरे यार IAS है, उसके ऊपर नजर रहेगी सबकी। तो ये आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है। तो अक्सर जब शादी में जाते हो ना, लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, तो औकात नापते हैं कि अभी भी बेरोजगारी घूम रहे हो हैं, अभी भी वेलापंती कर रहे हो हैं, अब तक नौकरी नहीं लगी ना, तो आप लोगों के जो जख्म होते हैं उन पे नमक छिड़क रहे होते हैं वो लोग। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है वो IAS ऑफिसर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन का कंटेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा
70 के करीब, ठीक है। ये सॉरी ये है यहाँ पर, ये नीचे पहुँचा दिया, ठीक है, नीचे जो पहुँचा दिया यहाँ पर, इसके अंदर आप लोगों को 72 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट के अंदर आयरन का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये आइसोप्सर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये हेमाटाइट। तो यहाँ पर पहले है M, याद रखिएगा, फिर है H, ठीक है। तो इस तरीके से आप लग सकते हैं MHS और L, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हो गया ये हेमाटाइट, इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा 70%। तीसरा यहाँ पर लेमोनाइट, इसके अंदर 59%। और चौथा यहाँ पर ये है बेसिकली सिडराइट, इसके अंदर 48%। तो जिसके अंदर आयरन का कंटेंट जो है जितना ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को नजर आएगा, उसके अंदर से उतना ही लोहा निकाला जा सकता है, इसीलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फॉर्मूले भी यहाँ पर दे दिए। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। टीचर के बारे में केमिस्ट्री से टीचर थे मेरे केमिस्ट्री के 11th और 12th में। केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज थी भाई साहब, मतलब शायद ही किसी को होगी। पर बताऊं, मतलब आप लोग बोलोगे टीचर्स डे वाले दिन कैसी बात बोल रहा हूँ, पर सबसे जो बुरी कंडीशन थी वो थी कि वो बच्चों को ढंग से समझा नहीं पाते थे। मतलब उन्हें आई क्लास में और बस लिख के चले गए, किसी को समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा है तो अपने घर जाके पढ़ लेना, वो वाली चीज़ थी। तो केमिस्ट्री में बड़ी खस्ता हालत थी उनकी, मतलब उनकी नहीं, बच्चों की कर रखी थी उन्होंने। उनकी तो बढ़िया थी, वो तो प्रोफेसर बने बैठे थे। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो टीचिंग एक्चुअल में एक ऐसा हुनर है कि टीचिंग से ये नहीं पता चलता कि टीचर की नॉलेज कितनी है, वो नॉलेज टीचर की कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी नॉलेज को बच्चों को कितना डिलीवर कर रहा है, वो टीचिंग होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास में जैसे लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, 2-4 शब्द जानते हो मेरे पास में, पर मैं आप लोगों को 2-4 शब्द समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग डेली सुनने आ जाते हो, ठीक है। पर लेकिन पता चला कि मैं हजारों शब्द जानता हूँ और मैं 5 शब्द भी आप लोगों ने बता पाता हूँ ढंग से, और आप लोगों को लगता है यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पूरा लेक्चर सुन लिया कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा लगता है आप लोगों को पूरे लेक्चर में इतने सारे आर्टिकल कवर करता हूँ मैं, आप लोगों की छोटी न्यूज़ कवर करता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करता हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन भी आप लोगों के डिस्कस कराता हूँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कराता हूँ, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी कराता हूँ, आप लोगों को वोकैबलरी भी कराता हूँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर में। कहीं पर ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ जो है मतलब एक तरीके से समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो कहीं पर, वो आप लोग पूछ लेते हो, पर लेकिन कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, सर से उतर गई। भाई साहब केमिस्ट्री में ये हाल रहता था हमारा, ठीक है। ऐसा लगता था कि कई बार इससे अच्छा तो यार पढ़ाई ना अगर, तो वो वाली चीज़ें। तो जरूरी है कि एक तरीके से इंसान को उसमें इंटरेस्ट भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती टीचिंग में चले गए। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर बात करें आप लोगों से पूछ ले हमारे देश में कहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में कोई पूछ ले, तो 95% जो टोटल रिजर्व है आयरन ओर का, वो हमारे देश में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि इन राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल 95% आयरन ओर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है। और अगर इन एरिया से आप लोग आते हैं, अच्छा कौन कौन है जो इन एरिया से आता है बताइए आप लोग जरा, तब आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है ये। इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी आप लोग समझेंगे मैंने आप लोगों को ये क्यों बोला, ये इंपॉर्टेंट क्या है। आप लोग देखें यहाँ पर यूपीएससी मेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया यहाँ पर, ये पूछा गया कि प्रेजेंट लोकेशन आप लोगों को बतानी है आयरन और इसी के साथ में स्टील की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनके सोर्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को बताना है। तो आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। यूपीएससी ने 2020 में पूछा आप लोगों से क्वेश्चन। तो इससे आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो लोकेशन आप लोगों को बताई जाती है उनकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगी, तभी आप लोग चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ क्या है। जो माइनिंग वाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, 18 में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले यहाँ पर। इंटरेस्टिंग देखो, राजस्थान में बोला गया यहाँ पर, ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर एक अगर स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर क्या पूछा गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, और पूछा गया कि इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें लोकेशन झारखंड में क्या पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है। तो बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, राजस्थान में क्या पाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो बोला गया कि 95% जो है आयरन ओर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें होगी आप लोगों के सामने। तो आयरन ओर आप लोगों के समझ में आ गई, जो कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर इसी आयरन ओर को और ज़्यादा निकाल सकते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की, और उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। यहाँ पर जब भी आयरन ओर की जो भी यहाँ पर ये खान है, ये खुदान है जहाँ से आयरन ओर जो बांटा जाएगा, इसमें रिश्तेदारी नहीं चलेगी भाई साहब, इसमें ई ऑक्शन करना पड़ेगा। ई ऑक्शन मतलब
एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑक्शन करना पड़ेगा। जो बिडिंग यानी कि बोली लगाने वाले हैं वो अपना बोली लगाएंगे और उसके बेस पर फिर उनको आयरन ओर मिलेगी जो कि यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ई ऑक्शन प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें कंडक्ट कराई जानी चाहिए। इसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना सब जो है अपने घर वालों को टेंडर दे देंगे सारे के सारे और बोलेंगे एंजॉय करो, इतना मेरा कट्ठे इसमें वो घर पहुंचा देना, अपनी भाभी के अकाउंट में पहुंचा देना, अपने पापा के अकाउंट में पहुंचा देना, अपनी मम्मी बहन के अकाउंट में, भाई के अकाउंट में पहुंचा देना। ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे करप्शन के तरीके होते हैं। इसी को आप लोग बोलते हैं बेसिकली भाई भतीजावाद करना, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स में तो आप लोगों को देखने को मिलता ही है, पर यहाँ कम से कम न हो जो कि रॉ मटेरियल है, वरना लोग जो हैं अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो फिर यहाँ पर उसका रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बिल्कुल जनरल साइंस जो होती है वहां पर आप लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनरल होते हैं वो कितनी कैटेगरी में आते हैं, तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैटेगरी में आते हैं। तो फेरस, नॉन फेरस, इसी के साथ में फ्यूल मिनरल और अदर जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। तो एक छोटी सी स्लाइड भी डाल दी है जो कि आप लोगों को पीपीटी में मिल जाएगी, जिससे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो हल्का सा एक बार इसके ऊपर नजर डाल लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं कई बार इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मुझे लगा ये डिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा, तो एक बार नजर आकर इसके ऊपर डालोगे तो आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे। और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार इनको गो थ्रू हो जाना, ताकि जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग अटेम्प्ट कर सको। एक और छोटी सी बात यहाँ पर, अगर आप लोग जाकर यहाँ पर जो सर्च करोगे कोल, ठीक है, तो कोल के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रखी है आप लोगों को, इनको जाकर आप लोग देख लेना। इसमें भी बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के लिए कई बार जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोग देखते हैं, यानी कि टॉपिक जो है, जो भी आप लोगों को डाउट लगा करे इनको जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। कोयले के बारे में अलग से डाला था मैंने एक पूरा इसमें, ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेना, तो जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एक सेकेंड रुको यार, मुझे मिल नहीं पा रहा है वो। जैसे आप लोगों को जब सर्च करने की बात है तो आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि कोल लिखा आप लोगों ने, तो यहाँ पर सर्च करिए कोल के जहाँ जहाँ सोर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा छिपा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर जब आप लोगों ने कोयले के बारे में, तो पूरा कोयले के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। जीएस पेपर 3 में पूरा टॉपिक कवर कराया जाता है आप लोगों को यहाँ पर। ये पूरा कोयला क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, कितने तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये पिट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटनस, सब बिटनमेटस, इसी सब बिटनमस, इसी के साथ में एंथ्रासाइट। तो ये पूरी कोयले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप लोग इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो कई बार आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, इसको वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। यहाँ पर बोला जा रहा है सारों के नाम लिख दिए यहाँ पर, जो भी अभी आप लोगों को बताया, और बोला है कौन सा पेयर करेक्ट है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर जो है ऑलरेडी पीपीटी में आप लोगों को मिल गया है और अभी मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया कि इंडिया के जो स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन द नॉन कोल माइंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेट गवर्नमेंट वहां पर गई है, यानी खुद स्टेट गवर्नमेंट गुहार लगा रही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी यहाँ पर। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव द ये गोल्ड माइन, ठीक है। तो ऐसा बोला है, गोल्ड माइन है नहीं यहाँ पर। ऐसा आप लोगों को लगता है कि वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्शन, तो ये मैप पर आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिए। तो ये आप लोगों के सामने लोकेशन हो गया। राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बोला गया राजस्थान में आयरन ओर नहीं है। राजस्थान में, अगर राजस्थान से आते हैं आप लोग, तो यहाँ पर लोकेटेड है, ये है बेसिकली भीलवाड़ा के अंदर में। तो इस तरीके से अगर स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन इतने फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि वो लाल टपकाए बैठे रहते हैं कि बस पूछ ले, कहाँ से फटाफट क्वेश्चन निकाल के लाए। न्यूज़ में आ गया तो और दवा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये जो भी बातें हैं सारी आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो। और आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों के सामने अब तो क्वेश्चन आ गए ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, यूपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ पर पूछ रखा है, तो ये आप लोगों के लिए और अच्छा हो गया। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, जो स्लाइड मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसी का क्वेश्चन है यहाँ पर। नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में पूछा गया है। तो अबो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, तो ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसका भी आंसर पूरा बता दिया है, और यहाँ पर ये पूरी स्लाइड आप लोग देख लेना, आंसर सी हो गया। इससे आप लोगों को पूरी चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वही है, पढ़कर सुनाऊंगा और आप लोग पढ़ोगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये सारी इसके अंदर लिखी हुई है, ए पॉइंट टू पॉइंट। बाकी सारे नोट्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए। जो भी बातें मैंने बोली हैं, सारी की सारी बातें जो हैं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो ये मैंने बताया यहाँ पर, इसका भी नोट्स है आप लोगों के सामने, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि आंसर राइटिंग भी हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लिया,
और इसी के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोयले वोयले के बारे में भी हम लोगों ने देख ली। तो इसको कहते हैं ढंग से पढ़ाई करना, इसको कहते हैं यूपीएससी के लिए पढ़ाई करना। डिजास्टर एक ऐसा शब्द है जो कि सुनकर बड़ा ही ऐसा लगता है भय पता नहीं क्या हो गया होगा, और नॉर्मली अभी आप लोग कई जगह देखने को मिला, जैसे आसाम में आप लोगों को डिजास्टर देखने को मिला, जिसकी वजह से वहां पर काफी लार्ज स्केल पर कई सारे लोगों की जान भी गई। डिजास्टर यानी कि मोटे मोटे तौर पर हिंदी में बोले तो आपदा, एक ऐसी आपदा जो कि लोगों को अस्त व्यस्त कर दे इधर उधर, उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 चैलेंज क्या क्या है इसके चलते और वे फॉरवर्ड क्या है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से बन जाएगा अगर एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर आ जाए तो एक ऐसा टॉपिक है, इसमें मेंस में तो क्वेश्चन बन ही सकता है, इवन आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों से ऑलरेडी 2016 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। एक और बात यहाँ पर, ये टॉपिक कवर कराने के बाद में एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आप लोग कवर कराऊंगा, जो कि आप लोगों का थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक भी यहाँ पर इससे मिलता जुलता है। पूरा डिजास्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके से डिजास्टर की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसके चलते वहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर बन सकता है। पहले इस टॉपिक को देखते हैं। बात की जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रॉपर एक टॉपिक है आप लोगों का, जो कि आप लोगों को कवर करके जाना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ यहाँ पर, डिजास्टर को अगर आप लोग बात करें, आप लोगों को कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। जैसे कोविड-19 की बीमारी आई, हम तो क्या बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कोई भी चीज हो तो उसको आप लोगों को प्रिवेंट करना है, उससे आप लोगों को अपने आप को बचाना है। तो एक तरीके से प्रिवेंशन करना है, पर लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो आप लोग उसको देखना पड़ेगा कैसे यार चीजों के लिए तैयार रहना है। तो एड्रेस करना है क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से जो रेजिडुअल रिस्क है उसके चलते, इसी के साथ में प्रिपेयर करना है, कल को चीजें बढ़ती हैं आगे तो रेस्पॉन्ड करना है, मैनेज करना है, और अगर चीजें खराब हो गई हैं तो वहां से कैसे रिकवर करना है। तो इनके एक पैटर्न होता है। जैसे आप लोग पहले अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले मेरे हिसाब से क्या देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। वो आप लोगों को बताएगा कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए, पुराने यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। उसके बाद में फिर आप लोगों को अपनी जो है वो किताबें वगैरह पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें है उसके लिए प्लान बनाना चाहिए। पर लेकिन ये दो चीजें जो है वो आप लोगों को रोड मैप तैयार करके देंगे कि अच्छा आप लोगों को चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो वही एक रोड मैप यहाँ पर है। और अभी रिसेंटली इसलिए भी यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि जीपी 2022 जिसको आप लोग बोलते हैं, इंडोनेशिया में यहाँ पर ये देखने को मिला था। और इसकी थीम भी यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट रखी गई थी कि बोला गया फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस, ठीक है, टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन कोविड-19 ट्रांसफॉर्म्ड एक तरीके से वर्ल्ड। कोविड-19 के बाद में ना, अगर आप लोग मानो या ना मानो, एक दुनिया का नेचर चेंज हो गया है। पहले अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में ये बात बोली थी कि एक टाइम ऐसा था कि लोग मार्केट से अगर कुछ फल फ्रूट्स लेने जाते थे तो लोग पूछा करते थे क्यों भाई घर में कोई बीमार हो गया है क्या, यानी कि इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर लेकिन आज की डेट में जो है वो चीजें जो है काफी हद तक आप लोगों को चेंज होती यहाँ पर नजर आएंगी। अब लोगों का नेचर हो गया है, बाहर जाते हुए पहले कोई मास्क लगा ले तो आंखों पर चश्मा लगा ले, तो ये कई बार ये पूछने लगते थे कि आंखों पर काला चश्मा लगा ले कि आंखें आ रखी हैं क्या, ठीक है, एक तरीके से आंखों में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। मास्क लगा ले तो एक तरीके से जुकाम वगैरह हो रखा है क्या, रुमाल लगा लो अपना, ठीक है, वो सारी चीजें। पर लेकिन आज की डेट में मैं घर से जब भी निकलता हूं हमेशा अपना मास्क लेके निकलता हूं। आप लोग इसको अपनी आदत बना लीजिए क्योंकि ऐसी बीमारी है, अब आगे कोई ना कोई दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप लोग जाते हैं, दिक्कत ये नहीं है कि आप लोगों को बीमारी हो जा रही है, आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, आप लोग एक तंदुरुस्त आदमी हो, चल जाएगा, यंग जनरेशन के आप लोगों। पर लेकिन घर पे जब आप लोग जाते हो तो घर पे बाबा दादी भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मम्मी पापा, एक तरीके छोटे बच्चे भी अगर घर में हो तो आप लोग उनके लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हो। एक बार को अपनी जान तो चलो आप लोग बचा लो, पर लेकिन उनके लिए अगर उनके ऊपर पड़ जाएगी, उनका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है आज के डेट में जितना आप लोगों का है, तो उनके लिए कम से कम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जरूर फोकस करो। सिविल सोसाइटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, एक तरीके से लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। और जब मिलकर काम करेंगे तभी यहां पर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 किसी के घर का चाचा ताऊ का बेटा नहीं था कि वो एक इंसान को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम क्रिएट करके गया। तो इससे निकलना कैसे है उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म 2022 यहां पर बेसिक पर्पज यहां पर ये कि डिजास्टर से जो रिस्क है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के चलते यहां पर अभी फोकस किया जा रहा है कि पेंडेमिक से बाहर कैसे निकलना है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में आप लोगों से बातें की थी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27
तो ये ऐसी चीजें जिनके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, आगे भी बातें करूंगा, टेंशन मत लेना। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में भी आप लोगों से बातें की जाएगी। ये फिलहाल के टाइम पर अभी चल रहा है, जो कि 2015 से लेके 2030 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है सेम। और थीम जो है यहाँ पर ये है, बोला मैंने अभी आप लोगों को कि फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंट, बात की जा रही है टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन ए कोविड-19 ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड। यानी कि एक तरीके से कोविड-19 के बाद में जो ट्रांसफॉर्म, जो एक नया दुनिया निकलकर सामने आई है, उसको कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। डिजास्टर के बारे में जैसे मैंने बोला कि आगे एक टॉपिक आप लोगों को कवर करूंगा, बहुत सारी बेसिक चीजें उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग बेसिक चीजें यहाँ पर समझ सकेंगे। पहले अभी थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर आप लोग बात कर लेते, पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बात कर लेते हैं, ताकि उस वाले टॉपिक को जब मैं कवर करूं तो आप लोगों के माइंड में जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, ठीक है, क्योंकि यहां पर चीजें रहेगी ना तो फिर आप लोग उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कोविड-19 ने जो यहां पर रायता फैला है, सबसे पहले तो उसको समेटना है, क्योंकि आज की डेट में हर एक लेवल पर आप लोगों को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो लाए गए थे, हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये बोला गया था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और 169 टारगेट है। हम लोगों को क्या करना है? गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। पर लेकिन रियलिटी में टारगेट था कि 2030 तक हम लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे। पर कोविड-19 ने ये टारगेट की जो रेंज है, यानी कि रूपरेखा है, वो बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अब वो चीजें जो हैं वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं एक प्रीडिफाइंड टाइम में, जो हम लोगों ने बोली थी। जो काम करने के लिए पहले जितना पैसा लग रहा था, अब और ज्यादा पैसा यहां पर लगेगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर आज की डेट में आप लोग अपनी हेल्थ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, टाइम पर सो नहीं रहे हैं, टाइम पर उठ नहीं रहे, तो इसका मतलब यहां पर ये होगा कि आने वाले टाइम में आप लोगों को और ज्यादा समय लगेगा अपनी हेल्थ को ठीक करने में। तो वही कहते हैं, पहले हेल्थ बर्बाद कर कर पैसा कमा लिया, अब पैसा जो है लगा लगा कर अपनी हेल्थ सुधार रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश करो कि एक बैलेंस बनाकर चलो यार, जिंदगी में वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर सबसे मोटा मोटा मुद्दा ये है कि कोविड-19 के बाद में कैसे हम लोग को बिल्ट बैक बेटर वाली बात करनी है, जो कि G7 में भी फोकस दिया गया था। G7 कंट्री जब मिली थी कि बिल्ट बैक बेटर वाली काम कर रहे हैं, कि जल्दी से हम लोग को अपने बैकग्राउंड पर आना है, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं से उसको चीजों को लेकर चलना है। रिस्क को कैसे कम से कम किया जा सकता है उसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चलेंगे। और यही एक ऐसी चीजें होती हैं जिससे देखिए आज की डेट में आप लोगों को पता है, आज की डेट में अगर कोई भी कहीं पर भी कोई भी काम कर रहा है किसी भी तरीके से, सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल कर आ रही है कि यार पता नहीं फिर से कोई दिक्कत ना देखने को मिले, कहीं पर बाढ़ आ गई। जम्मू एंड कश्मीर में दिक्कतें देखने को मिलती है टेररिस्ट एक्टिविटी की, ठीक है। आसाम में अभी आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है। ऐसी बाढ़ आप लोगों को देश में कई जगह और देखने को मिल रही है। कई जगह कहीं प्रोटेस्ट की दिक्कत आने लगती है। तो कई सारे काम धंधे ऐसे होते हैं बेचारे चलते चलते फिर रुक जाते हैं। तो इसलिए उनको कैसे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो नहीं चलेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग एक अच्छी सोसाइटी को आगे लेकर चल पाएंगे। तो उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। इसमें डिजास्टर जब मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिससे चलते कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा। जैसे यूनाइटेड नेशन जो है कन्वेंशन टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो मरुस्थलीकरण होता है एक तरीके से, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ऊपर प्रॉपर यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है, जो कि 1994 में आप लोगों के सामने निकल कर आया। और ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर बात करते हैं। खासकर उन एरिया को फिर से आप लोगों को हरा भरा बनाना है जहां पर कंडीशन जो है वो खराब हो चुकी है। और अभी फिलहाल की स्ट्रेटजी जो है 2018 से लेकर 30 तक का टारगेट है कि कैसे रिस्टोर करना है, कैसे इंप्रूव करना है और कैसे रिड्यूस करना है। बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन जो एक तरीके से न्यूट्रलिटी होती है, उसके ऊपर यहां पर फोकस आप लोग कर सकते हैं। तो यार ये एक ऐसा चीज है जिसको आप लोगों को भी आगे, आप लोग देखो ना, मानसून का टाइम है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पेड़ लगा रहे हैं और एक तरीके से ये काफी बड़ी बात भी होती है। एक तरीके से आप लोग सोचो कि आप लोग यहाँ से अपनी जिंदगी जीकर चले जाओगे, पर आप लोगों का लगाया हुआ पेड़ जो है वो दूसरों को एक तरीके से हवा देगा, पानी देगा, एक तरीके से उसको एक अच्छी जिंदगी देगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक सुकून की बात होती है। आप लोग इसको फील करके देखोगे ना तो आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ पाओगे, क्योंकि हम लोग जो चीजें एंजॉय कर रहे हैं ना, वो हमारे बाबा दादा परदादाओं ने लगाई थी, उनको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ये चैन है, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरीके से लोग जो है वो इसको एंजॉय कर सकें। अभी फिलहाल के टाइम पर जैसे कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल रही हैं, इसके बारे में नेक्स्ट आर्टिकल में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो पूरा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहां पर इसी के बारे में अब बात करेगा, जो कि आप लोगों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि रिवीजन भी आप लोगों यहां पर करा के जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना, अभी इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। तो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक पर्टिकुलर एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक अलग न्यूज़पेपर का भी है, बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी टॉपिक मैं कवर करता हूं तो कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल आप लोग कवर हो जाते हैं। तो ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है
अब एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ में एक नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक एक तरीके से बेसिक बैकग्राउंड के साथ में, और क्वेश्चन भी वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, ये बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो बोला जा रहा है कि एम है प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव एक्शन थ्रू द इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड द एक तरीके से सपोर्टिव इंटरनेशनल जो एक पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर पार्टनरशिप। तो यानी कि स्टेट यहाँ पर एक तरीके से कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है, यहाँ पर बोला गया इट हैज ए स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन द साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, और इसी के साथ में अलग अलग एरिया में बात की जा रही है यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ पर एक फोकस अलग अलग एरिया में दिया जाएगा। देखिए अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल के टाइम पर तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे एरियाओं पर फोकस देकर चलना। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एरिया पर ही आप लोगों को बस फोकस देना है और उसी के लिए पैसा इकट्ठा आप लोगों को करना है। अभी हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच मतलब जैसे आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग बोलते हो ये चाहिए सर, ठीक है। तो उसमें जो भी मुझे लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एक तरीके से क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए कवर करा सकता हूँ, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों से पूछा और मैंने इंप्लीमेंट कर दी। तो बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर यही निकल कर आती है कि हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो ये इसी के चलते आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका सी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर मैं आप लोगों से कवर करूंगा काफी डिटेल में, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी उस आर्टिकल में। तो उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ओके, ये जो आर्टिकल है काफी बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोगों के हो जाते हैं, खासकर जब डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। डिजास्टर जो है उसके बारे में हर जगह बात की जा रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिजास्टर कहां पर है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे पहले डिजास्टर के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं 1989 में। सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछे कि यहाँ पर डिजास्टर को, जो कि नेचुरल डिजास्टर होता है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिला 1989 में। यानी कि यहाँ पर ये 1900 जो बेसिकली 89 में आप लोग यहाँ पर चीज देखने को मिली कि यहाँ पर 1989 में कि ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करके चल सकते हैं, ठीक है। 1994 में लगा कि चीजें सही नहीं है, थोड़ा सा और सुधारेंगे, तो योकोहामा स्ट्रेटजी बनाएगी, प्लान ऑफ एक्शन, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। योकोहामा शब्द याद रखेगा, सबसे पहले ये निकल कर आया। फिर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बनाएगी डिजास्टर रिडक्शन के लिए, तो यहाँ पर ये 1999 में, यानी कि यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से लगभग 5 साल बाद, और फिर यहाँ से आप लोगों को लगभग 6 साल बाद देखने को मिलेगा ये आगे यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जो कि 2005 से लेके 15 तक था, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ गया सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 2015 से लेके 2030 तक था। अगर ये पैटर्न आप लोग देखोगे तो कल को चलकर आप लोगों से पूछ ले सबसे पहले योकोहामा आया, ह्योगो आया या सेंडाई आया, तो याद रखिएगा सारे के सारे जो हैं ये एक पैटर्न में आप लोगों को नजर आने चाहिए। तो सबसे पहले वाई, फिर एच और फिर एस, तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं, या फिर SHY, ठीक है। तो जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि योकोहामा की बात कर लो, चाहे ह्योगो की बात कर लो, चाहे सेंडाई की बात कर लो, सारी की सारी जो सिटी है वो एक ही देश की है, और वो देश है जापान। आप लोग बोलोगे आखिर क्यों? सारे के सारे जो है यहाँ पर जापान के अंदर ही क्यों यहाँ पर ये सारी मीटिंग्स वगैरह सारी देखने को मिल रही है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया भर के अर्थक्वेक, दुनिया भर के आप लोगों वहाँ पर एक तरीके से बाढ़ वगैरह आती हुई नजर आती है, दुनिया भर के वहाँ पर बेसिकली एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन फिर भी जरा से टाइम में वो अपने आप को फिर से संभाल कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आओ देखता हूँ कौन आता है, ठीक है। तो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारे के सारे फ्रेमवर्क यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जापान के अंदर आप लोगों को देखने को मिले। अभी लेटेस्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर कल को कोई पूछ ले तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में तो याद रखिएगा 7 ग्लोबल टारगेट हैं इसके, 1 ग्लोबल आउटकम, 1 ग्लोबल गोल, यहाँ पर 13 गाइडलाइन है इसके अंदर, प्रिंसिपल, ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में सबसे ज्यादा बात यहाँ पर की जाती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझिएगा। बेसिक चीजें बहुत सारी बताऊंगा, एक एक जो है वो ध्यान में रखकर आप लोगों को चलना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हाईलाइट्स क्या है यहाँ पर इसके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड जो स्टेट है यहाँ पर ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यहाँ पर हो रही थी। कहां पर हो रही थी? ये ग्लासगो में हो रही थी, यूके के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप लोगों से पूछ ले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहां पर होने वाली है, तो ये याद रखिएगा ये इजिप्ट के अंदर में होने वाली है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहां पर होने वाली है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाली है, यूएई के अंदर में। तो कंफ्यूज मत हो जाना इसको भी लेकर बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, यूएई का मंगल के लिए मिशन जो है उसका नाम क्या है? मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया था,
तो इतना तो हक बनता है ना, पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन पूछ लूँ, बनता है कि नहीं बनता है? यस या नो? चलिए जो भी है आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर, जो रेजिलियंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये काफी सारी चीजों को बेसिकली सही से लेकर चलने की बात करते हैं ताकि आने वाले टाइम में चीजों को सुधारा जा सके। एक ऐसा ढांचा रहेगी कल को डिजास्टर भी आ जाए तो खड़ा करके उसको कंट्रोल करके फिर से हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ये इसका मुद्दा रहता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो CDRI जो है यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये 2019 में जब UN की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी। दिल्ली जो है यहाँ पर इसके अंदर बात करें फर्स्ट और सेकंड जो वर्कशॉप हुई डिजास्टर रेजिलियंस के बारे में यहाँ पर दिल्ली के अंदर में CDRI 2021 में वर्चुअली हुआ और यहाँ पर फोर्थ जो इसका एडिशन है वो भी यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है पार्टनरशिप विद यूनाइटेड जो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में इन न्यू दिल्ली, यानी कि USA के साथ में मिलकर हम लोग हाइब्रिड फॉर्मेट में चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा ऑफलाइन। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो CDRI के बारे में बात करें तो इतने मेंबर हैं यहाँ पर, ये ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है और बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये कि डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करना है। पैसे भी दे दे भाई साहब, 2023-24 तक के चीजों को सुधारो तो सही, पैसे भी हैं आप लोगों के पास में, तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर लेकिन वही बातें हैं कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है जब भी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सुधर नहीं पाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बेसिकली बताने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को चलकर कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो सारी जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, कल को चलकर अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर जरूर याद रख सकते हैं। वो क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पहली हुई थी सबसे पहले, जिसको स्कोप 1 आप लोग बोलते हैं, तो वो कब हुई थी? वो 1995 में आप लोगों को देखने को मिलती है और वो बेसिकली जर्मनी के अंदर थी, बर्लिन के अंदर में, ठीक है, बर्लिन के अंदर में, ठीक है। 1997 में फिर यहाँ पर ये थी तीसरे नंबर की, ये सारी नहीं बता रहा हूँ, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ से निकल कर आया तो ये 1997 की थी। 2002 की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी 2002 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8वें नंबर की। इसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें बोला गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर आप लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हो, यानी कि काम की बात हम लोगों ने बताया अगर ढंग से देखा जाए। 2007 में जो बात करें यहाँ पर, ये बाली इंडोनेशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें बाली एक्शन प्लान निकाल कर लाया गया जिसमें कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर बोला गया 5 मेन कैटेगरी, यानी कि विजन होना चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए, एडेप्शन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो 5 जो मेन कैटेगरी यहां पर डिवाइड की गई वो बाली के अंदर यहां पर डिवाइड की गई, तो ये याद रखेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21 थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी, पेरिस के अंदर हुई थी और वहां पर हम लोगों ने बातें की थी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो क्या था, वो था जब हम लोगों ने बात की 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है और 1.5 डिग्री तक तो रखना ही रखना है, और 100 बिलियन पैसे की भी बात की गई थी, फंड देना पड़ेगा अमीर कंट्री को गरीब कंट्री को। वो अलग बात है कि उन्होंने देने से मना कर दिया, तो ये हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर फोकस क्या था कि कैसे रिड्यूस करना है डिजास्टर को, यानी कि लोग मर रहे हैं उसको घटाना है, ठीक है, अफेक्टेड हो रहे हैं लोग उसको देखना है, रीडायरेक्ट करना है एक तरीके डिजास्टर इकोनॉमी का जो लॉस हो रहा है, रिड्यूस करना है जो डैमेज हो रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं कुछ आप लोग को खत्म होते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी आप लोगों के माइंड में इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर डिटेल में बातें बता दी। अब इतने डिटेल में बताइए तो क्वेश्चन ही पूछूंगा आप लोगों से। यहाँ पर बात की जा रही है योकोहामा, इसी के साथ में ह्योगो और सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यानी कि कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। तो ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर डी है कि नहीं? सही आंसर बिल्कुल अच्छे से आप लोग देखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो बेसिकली आप लोगों की डायरेक्ट न्यूज़ आती है कई बार निकल कर। तो पहली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये सेंट्रल रेलवे के बारे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है, ब्रॉड गेज नेटवर्क के बारे में। तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए किस तरीके के नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो नैरो गेज जो होता है यहाँ पर, उसका जो होता है यहाँ पर 610 मिलीमीटर, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर इसी के साथ में फिट में भी दे रखा है। तो नैरो गेज होता है, फिर एक तरीके से नैरो गेज की कैटेगरी में आते हैं, मीटर गेज आता है, फिर स्टैंडर्ड गेज आता है, और ब्रॉड गेज जो होता है ये बेसिकली जो पटरियां हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके बेस पर इनके नाम यहाँ पर रखे गए हैं। तो मैक्सिमम आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है वो है ब्रॉड गेज, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। किस किसने बॉर्डर मूवी देखी, सॉरी गदर मूवी देखी है?
गदरों में देखा है लास्ट वाला सीन, वहाँ पर उसमें भरे जा रहे हैं बेसिकली कोयला, तो कोयले से चला करती थी ट्रेन पहले, पर लेकिन अभी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है तो काफ़ी फायदेमंद है, स्पीड भी बढ़ती है इसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं अगर आने वाले टाइम में हम लोग सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर चीज़ों को यूज़ करने लगे तो बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी पॉपुलेशन जो है वो ट्रैवल करती है ट्रेन में, कई कई देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है इतनी, तो इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर बात करें यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी वोट फेस्ट 2023 बेंगलुरु के अंदर में यहाँ पर इनोग्रेट किया गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो आप लोगों के पास में अधिकार है अपनी वोट डालने का, आप लोग अपना अधिकार यूज करते हो, तो इसको अवेयर कराने के लिए कि हाँ आप लोगों का ये अधिकार है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये भी एक आप लोगों को यहाँ पर एक फेस्टिवल देखने को मिला जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनोग्रेट किया गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा, हमारे संविधान के अंदर में जो वोटिंग राइट है वो कैसा राइट है, वो है सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि संवैधानिक अधिकार है कि आप लोगों को वोट डालने का अधिकार है, पर लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। पर लेकिन किस आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को अधिकार मिला है, क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है? बताइए कि कौन सा आर्टिकल आप लोगों को ये अधिकार देता है। अगर वो फंडामेंटल राइट होता, कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई कहीं भी पड़ा हुआ है, वो वोट डाल देता, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है यहाँ पर कॉम्पनसेट ग्राउंड, एक तरीके से नोटिफाइड किया जा रहा है रूल फॉर द अपॉइंटमेंट जो मेड किया जाए यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर ग्राउंड, तो ये अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थे। अगर बात करें यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली ये फैसिलिटेट किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। याद रखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है यूपीएससी के अंदर में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आंसर राइटिंग के अंदर भी। तो यहाँ पर थर्ड सेशन जो यहाँ पर देखने को मिला नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये आप लोगों को पता है ये पर्टिकुलर पुरस्कार जो है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी वाले डेट में दिया जाता है, और वो जो डेट है हम लोग जनवरी के अंदर में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी जनवरी है पता है आप लोग को? ये अभी सेलिब्रेट भी किया था मैंने, बहुत ही अच्छे से उसके बारे में डिस्कशन भी आप लोगों से किया था। तो नंबर डेट आप लोगों को बतानी है कि कौन सी डेट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पूछता हूँ आप लोग देखा करिए, कल की वीडियो जाकर उसके नीचे पिन कर देता हूँ, जो भी सबसे बेस्ट आंसर देता है एसएलवी कमांडो बनता है, तो वहाँ से आप लोग उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना, अपने क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर। गोवा के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं अभी यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि जो महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो आग लगी थी कहीं ना कहीं उसको जो है एक कंट्रोल कर लिया गया इंडियन नेवी की हेल्प से, और भी यहाँ पर जो डिप्लॉय किए गए गार्ड उनकी हेल्प से। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आग कहाँ लगी थी, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को बोल देंगे महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है, मैच करने के लिए आ जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर राज्य के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ऐसे ऐसे न्यूज़ में बनती हैं चीज़ें, तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, ठीक है। बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको आप लोग कैग बोलते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। तो उस रिपोर्ट में यहाँ पर बात की जा रही है कि कई जगह जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, खासकर जब उनके असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर उसमें भी घपलत देखने को मिलेगी आप लोगों को। हमारे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम जो है इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जद्दोजहद की जाती है, पर इन रियलिटी फिर भी अप टू द मार्क जो है एजुकेशन सिस्टम को हम लोग नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जरूरी है कि इसको ढंग से हम लोग इंप्रूव करें, तो उसी के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो कैग जो है वो यहाँ पर नजर गड़ाए हुए हैं, पैनी नजर, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। एक आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 148 है यहाँ पर, जो कि बेसिकली किससे रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो ऐसे आर्टिकल आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर अल्बिनो डियर के बारे में। अल्बिनो डियर कैसा होता है, यानी कि हिरण, कैसा हिरण है ना, कई बार आप लोगों को दिखाते हैं पिक्चर में सुनहरा सुनहरा प्यारा प्यारा सा मतलब हिरण, तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, कितना क्यूट सा लग रहा है देखो। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो हिरण है यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये है बेसिकली कतरनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब सोचो दो अभी आप लोगों को यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी पर्टिकुलर पीपीटी में देखने को मिल गई, तो कल को अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर मैच करने के लिए आ जाएगा दोनों, तो आप लोग बोलोगे कि कौन सा आंसर सही है, आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या आप लोग यहाँ पर आंसर लगाओगे। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पर यूनियन जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कि लघु उद्योग होते हैं हमारे, उसके द्वारा उसके लिए लॉन्च किया गया यहाँ पर एमएसएमई कंपटीशन लीन स्कीम, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है यहाँ पर स्कीम, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। LEAN इसकी फुल फॉर्म क्या है,
इसके ऊपर आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से, टेंशन मत लेना। सोशल सिक्योरिटी जब पढ़ाई जाएगी वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स में भी आती हैं और एपीएफसी में भी आती हैं, वो लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहे, ठीक है। जो भी स्कीम्स है ना उससे रिलेटेड लेक्चर्स आएंगे आप लोगों के, तो उनको आप लोग जब अच्छे से एंजॉय करोगे तो आप लोग सारी चीज़ें समझ पाओगे यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली बात की गई किस चीज़ के लिए, यहाँ पर कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं खासकर आज के डेट में जो डिजिटल या वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड, उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसको हम लोग PMLA बोलते हैं। मतलब क्या इसका, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोला जा रहा है इसको बोला जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि PMLA। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो PMLA वर्ड आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो काफी बेसिक सा है, आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, अगर सही तरीके से कमाया गया पैसा है तो उस पर प्रॉपर टैक्स लगेगा, आप लोग की सैलरी जो भी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, 7 लाख से ऊपर अगर ज़्यादा सैलरी जाती है। पर लेकिन अगर यहाँ पर सैलरी जो है वो तो आ रही है, उसके लूप होल अगर आप लोग ऐसे ढूंढ रहे हो जो कि CA बता रहा है और वो गवर्नमेंट के हिसाब से हाँ ठीक है, पर लेकिन अगर पैसा जो है इस तरीके से कमाया जा रहा है, कहीं से सट्टेबाजी लगाकर, कहीं से घूसखोरी लेकर और फिर उसको वाइट किया जा रहा है, तो वो गलत चीज़ें होती है। तो उसको रोकने का काम किया जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर कई बार जो है बहुत ही दिक्कत देखने को मिलती है इकोनॉमी के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी एक काफ़ी खतरनाक न्यूज़ निकल कर आई USA से। USA में कैलिफोर्निया बेस एक बैंक है जिसका नाम याद रखिएगा सिलिकॉन वैली बैंक। उन्हें कहते हैं कि तुम एक गाना सुना है, तेरी नज़र किधर है कि तेरा हीरो इधर है। मतलब वो हमारे ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, हमारे बेसिकली अदानी साहब के ऊपर में, और यहाँ पर उनका खुद का बैंक जो है वो लूट गया, ठीक है। तो हिंडनबर्ग को यहाँ पर नज़र ही नहीं आया, उनके इतने बिजी थे अदानी साहब में वो कि उनको खुद का सिस्टम समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फेल हो गया। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था 2008 में, बोला था कि रिसेशन आ गया, तो उस टाइम पर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। उस टाइम पर बोलते बीटेक मत करना भाई साहब, रिसेशन आ रखा है, जॉब नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट भी नहीं होने का है। मैंने कहा अच्छा जी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी, ठीक है। उस टाइम पर बहुत सारे लोग थे ना जो उस टाइम पर पढ़ रहे थे, बीटेक कर रहे थे, तो वो कहते थे कोई कुछ भी हो जाए बीटेक मत कर लेना भाई। मतलब पूरा रोला पड़ा होता उस टाइम पर भी कि बीटेक मत कर लियो भाई साहब। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छी बात है, कम से कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आगे से देखेंगे क्या करना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट या फिर बोले अहम डिसीजन लिया गया है। बात की जा रही है प्रोपाइन जो ग्लाइकोल है यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है यहाँ पर दवाइयाँ बनाने में, तो उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है उज्बेकिस्तान के अंदर में अभी लगभग 19 बच्चों की जान चली गई, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में चीज़ें आ गई। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये भी है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की डेट में जब इंडिया ने पूछा उज्बेकिस्तान के अंदर में कि जिन बच्चों की जान गई है कम से कम उनका एनालिसिस करने के लिए हमको एक टीम भेजनी है, तो उज्बेकिस्तान ने वहां पर अलाउ करने से मना कर दिया। तो ऐसे भी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो ड्रग्स वगैरह है उसको बेसिकली रेगुलेट करने का काम करता है, कैसे कैसे चीज़ें लेके चलनी है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी काम करता है तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में आता हुआ नजर आएगा। तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए कल को, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर उसको दूर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा और US सेक्रेटरी कॉमर्स के द्वारा वेलकम किया गया अभी US इंडिया इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पर बेसिकली क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। देखिए USA एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल होती है। अगर थोड़ी बहुत हमारे हाथ लग जाती हैं तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद ये सौदा हो जाता है, बेसिकली ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और हम लोग अच्छे से एक सपोर्ट मिल सकती है हमको आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग इतना खर्चा नहीं करते हैं। आप लोग बोलोगे क्यों नहीं करते हैं यार, इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी समस्याएं और भी बहुत बड़ी हैं। तो यहाँ पर लोगों को प्रॉपर खाना, दवाइयाँ, उन सब चीज़ों में हम लोग इतने बेसिकली चीज़ें प्रोवाइड कराने में हम लोग अभी जो है सक्षम नहीं है कि इतने लार्ज स्केल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग खर्चा कर सकें। तो पहले लोगों का पेट भरेगा तभी ये चीज़ें होती हैं। उन्हें कहते भूखे पेट जो है भगवान के भजन नहीं होते हैं, वही बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और सोडियम इनटेक रिडक्शन के बारे में बात की गई। 2 मिलियन डेथ यहाँ पर इसकी वजह से बच रही हैं 2025 तक, अगर हम लोग इसको कम करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है। आज की डेट में जो इंसान बेसिकली हष्टपुष्ट है ना, सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वही है आज की डेट में। हर एक इंसान को कोई ना कोई दिक्कतें देखने को मिलती हैं किसी न किसी तरीके की। आप लोग खुद देख लो, मैं अपनी बातें करूँ तो मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि मुझे चश्मा अच्छा लगता था, दोस्तों को देखता था, मैंने कहा वाह क्या चश्मा लगा रखे हैं। मेरा जो रूममेट था वो चश्मा लगाता था, मतलब मुझे लगता था कि चश्मा तो यार अच्छा होता है, स्टाइल है भाई साहब है, लेकिन जब चढ़ा अपने थोपड़े के ऊपर उस टाइम पर समझ में आ रहा है कि क्या स्टाइल था ये। मतलब दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब। सर्दियों में तो इतना होता है मास्क लगाओ, ऊपर से उसमें भाप जाती है, नेक्स्ट लेवल के मजे आते हैं।
और ऊपर से मतलब समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो विनोद जो लगाते हैं चश्मा वो समझ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में पूछें कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन के बारे में बात करें तो किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो हेल्थ से रिलेटेड मैक्सिमम काम कौन करता है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो कॉमन सेंस से भी आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन कई बार पूछी जाती है, माउंट मारापी। मारापी माउंट कहाँ पर है, बेसिकली एक पर्टिकुलर जो अभी यहाँ पर जो एवलांची देखने को मिला है यहाँ पर, तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट। और यहाँ पर कई बार ऐसी चीजें न्यूज में रहती हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट पर भी बन जाता है। तो इंडोनेशिया के अंदर में यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये वर्ल्ड लेवल की न्यूज है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अभी अगर बात करें यहाँ पर कॉफी प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। कॉफी प्रोडक्शन जो है वो काफी बेसिकली अफेक्टेड होता है कई बार कई सारे रीजन की वजह से। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर सिंक्रोनस वे में क्रॉप्स फेलियर हो गई कॉफी से रिलेटेड, तो जिसकी वजह से काफी लॉस हुआ कई सारी कंट्रीज को सेम द टाइम। हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाले राज्य यानी कि स्टेट कौन से हैं, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WMO बोलते हो, उसके बेसिकली यहाँ पर अनाउंस किया गया एक तरीके से एक्सपर्ट कमेटी की एवेल्युएट किया जाए साइक्लोन फेरेडी। तो साइक्लोन फेरेडी रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है, इसके बारे में थोड़ा सा कम से कम इतना याद रखिए किस एरिया में देखने को मिल रहा है। तो इंडियन ओशियन में यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो मेडागास्कर वाला रीजन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साइक्लोन फेरेडी। और यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा सा एक कंट्री है जिसका नाम है मॉरिशस, और थोड़ा सा और इधर आएंगे तो आप लोग को रीयूनियन आइलैंड देखने को मिलेगा। तो मॉरिशस तो एक देश हो गया, रीयूनियन जो आइलैंड है यहाँ पर, ये किसका आइलैंड है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोग को बताया था, बताइए। उसके साथ में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं कंट्री से, काफी इंपॉर्टेंट है, रफेल वगैरह भी खरीद रखे हम लोगों ने उससे आप लोगों को बताना है मायोटे ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, और बेसिकली कोमोरोस, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ये ऐसा एरिया है जहां से कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और फिर आप लोग बोलते हो यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ाया तो था, क्यों नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना चाहिए जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आज का जो आप लोग हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है यहाँ पर, ये है क्या है, हरिका वेटलैंड। और मैंने डिस्कस करने के लिए बात की थी कि आप लोगों से ये वेटलैंड जो है डिस्कस किए जाएंगे, खासकर रामसर साइट के बारे में बात की जा रही है। तो लार्जेस्ट मैनमेड आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया के अंदर में रामसर साइट। लोकेशन पंजाब के अंदर में देखने को मिलेगी, रिवर सतलज और ब्यास से यहाँ पर ये कनेक्टेड होकर आप लोगों को नजर आता है। इधर आप लोग रिवर सतलज देख सकते हैं और यहाँ पर रिवर ब्यास देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट, और ये हो गया यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया। तो ये काफी सिग्निफिकेंस है, खासकर माइग्रेटरी बर्ड काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इंडस डॉल्फिन वगैरह और भी कई सारी जो है प्रजातियां आप लोगों को यहाँ पर नजर आती हैं। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बने तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है कि कौन सी सिटी में इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 जो है वो अभी हुई, उसके बारे में बताना है। गरुड़ा जो 7 है वो किसके बीच में है, इंडिया श्रीलंका, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, ये किसके द्वारा यहाँ पर रिलीज की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा ऐसे, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन, ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग देखो। सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तब तक आओ डार्लिंग बात करते हैं। डार्लिंग मतलब डार्लिंग रिवर, ठीक है। देखो डार्लिंग शब्द जो होता है मतलब बच्चे को बोलते हैं कि एक तरीके से प्यारा सा बच्चा है, पर लेकिन कई सारे शब्द जो है हम लोग उसको इतना नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल दिया। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। कि कोई शब्द यूज, जैसे हमारे यहाँ पर अगर कोई जो है किसी गले मिल ले तो उसको अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। पर लेकिन नॉर्मली एक ऐसा ट्रेंड है कि इंसान जो है आसानी से जो एक दूसरे के साथ में गले मिल सकता है, नहीं देख लें अच्छा इनका कोई रिलेशन चल रहा है, वो वाली चीज़ें होती हैं। तो हमेशा कोशिश करो अपने आप को किसी को पहली नज़र में देख के जज मत करो यार, ठीक है। जब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें कहते देखते ही जज कर लिया, अच्छा ये तो ऐसी होगी, ये तो ऐसा होगा, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा जिंदगी में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर, इस रिवर के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो ये पर्टिकुलर जो रिवर है यहाँ पर डार्लिंग रिवर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है। तो लगभग 1472 किलोमीटर लंबी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इनकी भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह डाल दी जाती है ताकि कल को कोई आप लोगों से पूछे। कई बार कई सारी कंट्री के साथ में मैच करने के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से समझिएगा यहाँ पर, इसके बारे में हल्का सा याद आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, ओके। आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कई बार आंसर फिर मैं आप लोगों को बताना भूल जाता हूँ। कांग्रेस जो यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड, ये न्यू दिल्ली में देखने को मिली, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई थी यहाँ पर, तो इसका आंसर है बी, यानी कि फ्रांस के साथ में एक्सरसाइज देखने को मिली।
नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, तो ऐसी रिपोर्ट्स अक्सर आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक का कारनामा है, ये काम जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन है पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, तो है यूएसए। यानी कि एक इंसान जो है वो इतनी ग्रीन हाउस गैस निकालता है जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब इतने सारे रिसोर्सेज यूज करा है कि इंडिया के अंदर में यहाँ पर इसके कंपेयर में काफी कम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सी सेट का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि 102। तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिएगा, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो दूर करना है। ओके, 5 नए शब्द जो कि आप लोग की वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे और इसी के साथ में आंसर राइटिंग इंप्रूव करेंगे। किसी के साथ में आप लोग अगर बोलना चाहते हैं इंग्लिश में वो इंप्रूव करेंगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आता है, तो वहां पर भी इसका फायदा होगा। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करिएगा अगर इनको याद रखना चाहते हैं लंबे समय तक। तो पहला शब्द आप लोगों के सामने ये है ऑब्स्टेपरस, यानी कि प्रचंड। उन्हें कहते हैं काफी लाउड, एक तरीके से काफी शोर भरा हुआ, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों ने बोला कि सर ये काफी अच्छा है। अब आप लोगों को हिंदी में तो यहाँ पर ये मिल ही रहा है लिखने के लिए, जो इसका मीनिंग होता है वो पहले मैं ओनली इंग्लिश में लिखा करता था, अभी वो भी आप लोगों को हिंदी में देखने को मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है, तो इनको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा ये बोला गया था, तो अच्छे से इसको एंजॉय करना है, ठीक है। मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप लोग पार्टिसिपेट करोगे और सेंटेंस फॉर्म करोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेपिडेशन, ठीक है। तो ये है घबराहट, एक तरीके से किसी चीज को लेकर चिंता हो जाना, ठीक है। तो किसी चीज को लेकर जब आप लोगों के अंदर चिंता रहती है तो आप लोग ढंग से अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे पाते हो। तो इसलिए फियर नहीं रखना है, डर के आगे जीते सेंटेंस होना है, वो रियलिटी में है। अगर कोई चीज आप लोगों को डरा रही है तो उसको काम को करना स्टार्ट कर दो, फियर अपने आप कम हो जाएगा। आंसर राइटिंग से डर लगता है ना, लिखना स्टार्ट करो। माँ के पेट से नहीं आता है, तुरंत आप लोगों का डर जो है वो आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा। ट्राई तो करके देखो एक बार, नहीं तो वो जो डर है वो आप लोगों को दबोच लेगा, यानी कि नैब कर लेगा, ठीक है। तो उससे बचना है तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना, तो वो चीजें होती है। अरेस्ट कर लेना भी आप लोग नॉर्मली बोल देते हैं। तो इन चीजों से बचना है तो अपने चीजों पर काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कर्लिंग, यानी कि एक तरीके से चुनाव करना, ठीक है। चयन करना किसी चीज का आप लोग बोल सकते हैं, सेलेक्ट करना, चूज करना, बहुत सारी चीजों में से कोई चीज पिक करना, तो कर्लिंग भी बोल देते हैं, डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। आर्टिकुलेटेड, यानी कि स्पष्ट करना। ये वीडियो मैंने आप लोगों को पढ़ाई कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं, सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं, तो एक तरीके से ये वाली चीजें बोल सकते हैं। बाकी जो इंस्टॉलमेंट वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को बताया, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे फिर पेपर पास में आ रहा है, तो फिर इंस्टॉलमेंट का कोई मतलब बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। बल्कि कोर्स भी मुझे लगता है कि जल्दी ही जो है इसको रैप अप किया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे जो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो फिर उन्हीं पे अपना वही है कि जो बाद में आ रहा है बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, तो फिर उससे वो हो जाता है कि एक तरीके से इतना सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो कवर कैसे करेगा। तो मैं मानता हूं कि जिसको ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, बाद में क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद करने हैं। अपने आप को तसल्ली देने वाली बात रह जाती है कि हाँ हमने भी कुछ करना है, ठीक है। पर लेकिन इन रियलिटी में अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो आप लोग उसको थोड़ा सा सीरियस होकर स्टार्टिंग से लेकर चलो, क्योंकि जो 4-5 महीने बोले जा रहे हैं, हो सकता है कि जुलाई में ही पेपर हो जाए, तो 4-5 महीने कहाँ से रह जाएंगे फिर आप लोगों के पास में। तो इसलिए कोशिश करो कि इतना टाइम नहीं है, अगर जल्दी जल्दी चीज़ें निपटानी है तो जल्दी जल्दी, चाहे कोई कोर्स से करो चाहे कैसे करो, पर सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, ठीक है। और बेसिकली इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, कई सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं, देखो प्रीलिम्स के लिए क्या रहेगा, आप लोगों को जो अगर यूपीएससी दे रहे हो तो वो भूल कर भी इस फॉर्म को भरना मत भूलना, ठीक है। अगर ये फॉर्म भरना भूल जाओगे तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न में आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर भी चल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आगे भी बैच आएगा क्या? यार आगे बैच आने की कोई बात नहीं, कोई अभी संभावना नहीं है, और इस बैच को भी बेसिकली जल्दी एक तरीके से इसमें एडमिशन क्लोज किए जाएंगे, क्योंकि आगे फिर देखिए इतना टाइम बचा नहीं है, ठीक है। पर होगा तो अगर फिर उसमें क्या होता है, फिर अफरा तफरी में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर लगेगा कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे बच्चे अगर उस तरीके से कि हाँ सर नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा, तो देखेंगे। बाकी इसमें सारे जो लेक्चर हैं जो भी रहेंगे, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को रहेंगे इसमें मिले हुए। कोई भी कभी भी आप लोग कितनी भी बार देख सकते हैं, बच्चा कह रहा है कितनी बार लेक्चर देख सकते हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हैं। और फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है, थैंक्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि सर इतने सारी फैकल्टी और इतने सारी चीज़ें जो कवर कराई जा रही हैं, इतने डिटेल में चीज़ें कवर कराई जाएंगी ना यार, आप लोग ना तृप्त हो जाएंगे। आप लोगों को लगेगा नहीं कि गलत जगह आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और यही बात जो है वो फिक्स करनी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बच्चे ने सी सेट के लिए ज्वाइन कर लिया, सी सेट के लिए हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करो, पर लेकिन फिर भी बच्चा कह रहा है कि सर जो मैथ्स वाले टीचर है कितने तसल्ली में चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। आज रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी, आप लोग देखना उसको। मैं बेसिकली जो रीजनिंग की क्लास आएगी आप लोग की, तो वो लगभग 1 बजे आएगी, ठीक है। तो वो सबके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, मैं अवेलेबल करा दूंगा। मैथ्स की 1 क्लास और रीजनिंग की 1 क्लास आप लोग डेमो क्लास के तौर पर लेकर भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से टीचर्स जो है वो चीज़ों को पढ़ा रहे हैं।
तो ये कम से कम आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोग उसके साथ में समझ पाएंगे। क्योंकि सी सेट में बहुत सारे बच्चे लौट जाते हैं, ठीक है। सी सेट के कोर्स के बारे में कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर सी सेट के कोर्स के बारे में, तो यार सोचा तो नहीं है, पर हाँ अगर देखूंगा अगर चीज़ें इस तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पहले जो चीज़ें रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है पहले उसको कंप्लीट करा दी जाए अच्छे से, ठीक है। तो फिर उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को जैसे भी होगा। अभी फिलहाल तो 8-10 दिन के अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं, आगे कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। पर साइंस की क्लास आप लोगों की आजकल में 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस की संख्या बढ़ने वाली है। और इसी के साथ में आप लोगों की जो हिस्ट्री क्लासेस हैं वो भी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। तो सारा कवर जो है इस तरीके से कराया जाएगा, सिलेबस आप लोगों की तरप्ती हो जाएगी, ठीक है। आप लोग प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, इस तरीके से तसल्ली में चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक है। तो फीडबैक देते रहो, वैसे आप लोगों को जो भी कोर्स से जुड़े हो फीडबैक जरूर दिया करो कैसा लग रहा है आप लोगों को, और कोई डाउट है तो पूछना उसके बारे में, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। एग्जैक्ट अपना ध्यान रखिए सही तरीके से, कल मिलते हैं फिर इसी तरीके से। और बाकी ऐप पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग जाकर वहाँ पर, और बाकी तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल ही जाती हैं। बाकी जो मंथली वीडियो है उसकी पीपीटी जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई है, उसको रिकॉर्डिंग करना है तो उसको जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना उसके। और इसी के साथ में जो वीकली आप लोगों की वीडियो आती थी वो भी अभी स्टार्ट होने वाली है, टेंशन मत लेना, छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक है। मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी जब लेता हूं तो आप लोगों को पता है आज तक कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से नहीं कि छोड़ दियो, जब ली है तो उसको पूरा करूंगा। थोड़ा सा डिले हो जाता है, कई बार कुछ ऐसी इशू आ जाते हैं, आप लोगों को पता है कि चैनल पे स्ट्राइक और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक तरीके से अलग पैटर्न में हो जाती हैं, तो फिर उनको मैनेज करना, और फिर उसकी वजह से आप लोग खुद देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। कहाँ से आएगा जब इस चैनल पर उस पर एक तरीके से कंसर्न जोन में डाल रखा है। आप लोगों को लगता है कि ये यूट्यूब फिर उसकी वजह से नोटिफिकेशन भी भेजेगा, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, खुद जब यहाँ पर वार्निंग जोन दे रखी है इसने तो नोटिफिकेशन कहाँ से भेजेगा ये, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। कोई नहीं, आप लोग टेलीग्राम पर आ जाइए ना टाइम से, आप लोगों को पता है 6 बजे टाइम है, क्यों फालतू में नोटिफिकेशन का वेट करते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए अच्छे से अपना। मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए 11 बजे, और एक क्लास है 1 बजे, और एक क्लास है आज 5 बजे, तो तीनों क्लास का टाइम याद रखना, ठीक है।